Pandas, not only one of the cutest animals on the earth, but also an amazing library in Python which stands for panel data, जिसका यूज़ करके आप डेटा को इंस्पेक्ट कर सकते हो, जिसका यूज़ करके आप डेटा को क्लीन कर सकते हो, मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करा सकते हो, आप समरी टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, पिवट टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, एंड नॉट जस्ट दैट, इवन अगर आपको डेटा को विजुअलाइज कराना है तो भी आप पैंडास का यूज़ कर सकते हो। तो है ना ये एक फुल्ली लोडेड लाइब्रेरी। एंड इस पूरी वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम पैंडास का यूज़ करते हुए डेटा की क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, डेटा इंस्पेक्शन एंड डेटा की समरी बना सकते हैं। पैंडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि हर डेटा एनालिस्ट को आनी चाहिए। ऑल्सो अगर आप बनना चाहते हैं सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ मिलती है आपको 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ गाइस। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अ कंप्लीट न्यू जर्नी ऑन पैंडास। सो गाइस, पैंडास क्या होते हैं, पैंडास को कब यूज किया जाता है, क्या ये लाइब्रेरी है, पैंडास बेसिकली है क्या ये एनिमल का नाम है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि पैंडास क्या होता है, तो पैंडास इज अनदर लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। जैसे कि हमारे पास नमपाई थी, नमपाई का यूज़ हमने देखा कि नमपाई हम यूज करते हैं साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर। अब वहीं एट द सेम टाइम अगर आपको डेटा को मैनिपुलेट करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे कि हम एक्सेल के अंदर देखते हैं या किसी के भी अंदर हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा से हमें कोई छोटा डेटा निकालना है, उस डेटा की समरी निकालनी है, कोई भी अगर हमारे पास डेटा है जैसे कि टोटल सेल्स का डेटा है तो टोटल सेल्स का सम निकालना है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पैंडास हमें ऑफर करते हैं, इसलिए हम पैंडास का यूज़ करते हैं। तो पैंडास का यहाँ पे फुल फॉर्म भी एनिमल के पीछे नहीं है, बट इसका नाम होता है पैनल डेटा। सो पैनल डेटा यहाँ पे हम बोल सकते हैं, या फिर पाइथन डेटा एनालिसिस भी इसको हम बोल सकते हैं। 2008 में इसको क्रिएट किया गया था बाय वेस मैककिनी। ठीक है, इसमें हम सारा डेटा की एनालाइजिंग, क्लीनिंग, एक्सप्लोरिंग, मैनिपुलेशन, कि आपको अगर आपके डेटा को समझना हो, उसमें से नल वैल्यूज़ को हटाना हो, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाना हो, इन सारी चीज़ों के लिए हम पैंडास का यूज़ करेंगे। पैंडास की एप्लीकेशंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप इजीली मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैंडास। जैसे आपके पास कहीं पे भी मिसिंग डेटा है, उसके अंदर आपको कोई भी वैल्यूज़ फिल करानी है तो उसको आप फिल करा सकते हो यूजिंग पैंडास। उनको डिलीट करना है तो भी आप पैंडास यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पैंडास ऑफर करता है, जैसे कि साइज म्यूटेबिलिटी, यानी कि अगर आपको कोई भी नया कॉलम इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए भी आप पैंडास का यूज़ कर सकते हो। ऑटोमेटिक एंड एक्सप्लिसिट डेटा अलाइनमेंट, यानी कि हम इजीली रोज एंड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे अलाइनमेंट हमारे अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली भी हम सेट किया जा सकता है। यानी कि पैंडास में जब हम कोई डेटा भेजेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रोज एंड कॉलम्स में स्टोर हो जाता है, और अगर हमें खुद से कराना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। कुछ और पैंडास की एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमेटिकली अलाइन द डेटा, जैसे कि हमने बात किया। पावरफुल फ्लेक्सिबल ग्रुप बाय फंक्शनैलिटी, जैसे कि अगर कभी आपने एक्सेल के अंदर सुना हो तो एक्सेल के अंदर हमारे पास पिवट टेबल्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास ग्रुप बाय होगा जिससे कि हम डेटा की समरी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रुप बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट लेबल बेस्ड स्लाइसिंग, यानी कि लेबल्स के बेसिस पे हम यहाँ पे स्लाइसिंग कर सकते हैं, फैंसी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। एंड सबसेटिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट, यानी कि एक बड़े डेटा सेट से हमें कोई छोटा डेटा सेट निकालना हो तो उसके लिए भी हम पैंडास का यूज करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स की बात करूँ तो इन शॉर्ट अगर आपको जहाँ पे भी डेटा के साथ वर्क करना है, डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, डेटा टाइप चेंज करना है, उसके अंदर से कोई छोटा पार्ट निकालना है, कोई भी चीज़ जो आपको डेटा के ऊपर करवानी है उसके लिए हम पैंडास का यूज़ करेंगे। और कोई भी चीज़ जो कि आपको डेटा के ऊपर करवानी है उसके लिए हम पैंडास का यूज़ करेंगे। और उन कॉलम्स पे अगर आपको फंक्शंस लगाने हैं, कोई भी न्यूमेरिक फंक्शंस या साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, तो नमपाई का। लास्टली इसको प्लॉट करेंगे विद मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, जो कि हम आगे आने वाली लाइब्रेरीज के अंदर देखेंगे। सो ये थे हमारे पास पैंडास। अब पैंडास की अगर मैं बात करूँ तो पैंडास के यहाँ पे जैसे नमपाई का एनडी एरे होता है, वैसे पैंडास के भी यहाँ पे खुद के डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर्स हम इसको बोल लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर वुड बी अ राइट वर्ड हियर, कि डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। 2 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, एक सीरीज होता है, दूसरा डेटा फ्रेम। सीरीज का मतलब सिंगुलर एक कॉलम का डेटा, तो अगर आपको कभी भी एक कॉलम का डेटा दिख जाए तो वहाँ पे वो सीरीज कहलाता है, और ऐसी ही मल्टीपल कॉलम्स को हम डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो ये हमारे पास सीरीज एंड डेटा फ्रेम होती है। आप जो फंक्शन सीरीज पे लगा सकते हो वही सिमिलर फंक्शन डेटा फ्रेम पे भी लगा सकते हो। हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं डेटा फ्रेम्स के बारे में। रीजन बीइंग कि डेटा फ्रेम जब भी आप कोई भी आप एक्सेल की शीट देखोगे, आप कभी नहीं देखोगे कि एक कॉलम, सिंगल कॉलम के अंदर डेटा है।
बल्कि आप देखोगे कि मल्टीपल कॉलम्स के अंदर बहुत सारी रोज के अंदर हमारे पास डेटा होता है। तो सीरीज का मतलब हुआ कि हमारे पास सिंगल कॉलम में मल्टीपल रोज हैं, बट यहाँ पे डेटा फ्रेम का मतलब हुआ कि हमारे पास मल्टीपल रोज तो हैं बट मल्टीपल कॉलम्स भी हैं। तो ये हमारे पास डेटा फ्रेम्स होती हैं। अब सीरीज की भी अगर यहाँ पे बात करूँ तो सीरीज इज नथिंग बट इट इज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप। यहाँ पे किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे का मतलब कि एक ही कॉलम इसके अंदर होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। द एक्सेस लेबल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडेक्स। इसके जो लेबल्स होते हैं, इसके जो एक्सेस के लेबल्स होते हैं उनको इंडेक्स बोला जाता है। पाइथन सीरीज इज नथिंग बट अ कॉलम इन एन एक्सेल शीट। कॉलम का मतलब सिंगल कॉलम इन एन एक्सेल शीट। द ऑब्जेक्ट सपोर्ट्स बोथ इंटीजर एंड लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, यानी कि आप इसकी जो इंडेक्सिंग है उसमें आप इंटीजर्स भी भेज सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेबल्स भी भेज सकते हैं। एंड प्रोवाइड्स अ होस्ट ऑफ मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग द इंडेक्स। और काफ़ी सारे मेथड्स आप इसके इंडेक्सिंग से रिलेटेड प्रोवाइड कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास आता है डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स जिस पे हम एक्सटेंसिवली वर्क करने वाले हैं। डेटा फ्रेम हमारे पास पूरे डेटा का यहाँ पे होता है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल डेटा होता है बेसिकली। जैसे हमारे टेबल्स के अंदर डेटा होता है, जो भी टेबुलर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डेटा होता है उसे हम 2D डेटा बोलते हैं, और वैसा ही डेटा हमें देखने को मिलेगा डेटा फ्रेम्स के अंदर। तो जब भी हमें बहुत सारे कॉलम्स एंड रोज के साथ वर्क करना है या फिर एक से ज्यादा कितने ही कॉलम्स के साथ वर्क करना हो, 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स, हमारे पास ऐसा डेटा है जिसमें 3-4 कॉलम्स हैं, तो उस केस में हम डेटा फ्रेम्स का यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमारा डेटा होता है, दूसरी हमारी रोज और तीसरे हमारे कॉलम्स। तो 3 चीजें यहाँ पे मेन होती हैं। इसको क्रिएट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चाहे इसको CSV फाइल से इंपोर्ट करा सकते हो, एक्सेल फाइल से आप इंपोर्ट करा सकते हो, SQL से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, SQL डेटा से। और डेटा फ्रेम नाम का हमारे पास फंक्शन होता है जिसके अंदर अगर हम हमारा डेटा पास कर दें, चाहे वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में हो, चाहे वो लिस्ट के फॉर्मेट में हो, वो भी हम यहाँ पे भेज सकते हैं अगर हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाना हो। तो डेटा फ्रेम बनाने के तरीके हम जानेंगे आगे आने वाले सेशन के अंदर। पैंडास क्या होते हैं, पैंडास के अंदर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, जैसे कि स्केलर डेटा होता है, सीरीज होती हैं, डेटा फ्रेम्स होते हैं, और हम वर्क करते हैं सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स के ऊपर। अब सीरीज हमारा सिंगल कॉलम टाइप डेटा टाइप है कि अगर एक ही कॉलम पे अगर हमें काम करना है तो वहां पे हम सीरीज का यूज करते हैं, जहां हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हो जाते हैं, यानी कि 2D डेटा होता है हमारे पास, वहां पे हम डेटा फ्रेम्स का यूज करते हैं। तो जहां पे भी हम डेटा एनालिटिक्स के अंदर डेटा देखेंगे वहां पे हमें 2D ही डेटा देखने को मिलेगा। और इन केस कभी आपको सिंगल कॉलम डेटा मिल भी जाए तो आप सेम डेटा फ्रेम के फंक्शंस लगा सकते हैं उस कॉलम के ऊपर भी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि डेटा फ्रेम्स, तो हमने समझ लिया कि डेटा फ्रेम के अंदर 2D डेटा होता है, बट ये 2D डेटा अब दिखता कैसा है, कैसे इसे क्रिएट किया जा सकता है, या फिर अगर हमारे पास कोई CSV या एक्सेल फाइल है जिसे हम पैंडास के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, जानेंगे आज के सेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में चलना होगा, CMD में चलते हैं और इंस्टॉल करते हैं पैंडास को। पैंडास को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट नहीं बल्कि पिप इंस्टॉल पैंडास। इसे हम एंटर प्रेस करते हैं। मेरे केस में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पैंडास को इंपोर्ट कर सकती हूँ और इसका जो हम एलियास यहाँ पे क्रिएट करते हैं वो यूजुअली PD होता है, बट आप यहाँ पे जो भी नेम देना चाहें इसको दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पैंडास को बुलाया एज PD। अब PD बनाने के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए इसके अंदर डेटा। जब हमने डिक्शनरीज पढ़ी थी तो डिक्शनरीज के अंदर हमने देखा था कुछ इस तरीके का डेटा हमारे पास था, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे नेम नाम का कोई वेरिएबल है तो उसमें जो डिक्शनरी का मेरा डेटा है वो कुछ वैल्यू में होगा। अब मान लो कि कंपनी है, किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे नेम देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जॉन कॉमा पीटर कॉमा लीसा दिया। फिर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है एज। लेट्स से कि इनकी एज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे इनकी एज है किसी की 25, किसी की 28, किसी की 32 या 31, ठीक है। तीसरा पैरामीटर लेट्स से मैंने यहाँ पे सैलरी मेंशन कर दी कि किसी की सैलरी है यहाँ पे 30,000, किसी की है 45,000 और किसी की है 25,000। अब मैं यहाँ पे डेटा का डेटा फ्रेम बनाना चाहती हूँ अगर, तो उसके लिए मुझे पैंडास का यूज़ करना पड़ेगा डेटा फ्रेम नाम का फंक्शन। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करती हूँ एक DF नाम से। DF इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे कैप्स का ध्यान रखना कि कैपिटल D कैपिटल F फ्रेम,
और इसके अंदर जाएगा हमारा डेटा। जैसे ही मैं इसे यहाँ पे रन कराती हूँ, कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसे प्रिंट नहीं कराया है। सो प्रिंट कराते हैं डेटा फ्रेम को, और आप देखेंगे कि कैसे जैसे हमारे पास टेबल्स के अंदर डेटा होता है एज इट इज़ यहाँ पे डेटा आ गया है। सिमिलरली ये डेटा तो होगा कि जब हमने यहाँ पे डेटा खुद से क्रिएट किया। व्हाट इफ हमारे पास कोई एक्सेल की फाइल है या फिर हमारे पास कोई CSV फाइल है, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना है। उस केस में बहुत ही सिंपल सा मेथड है गाइस, कि अगर आपको कोई एक्सेल की फाइल को यहाँ पे कॉल करना है तो उस केस में आप यहाँ पे लिखेंगे अगेन डेटा इज इक्वल्स टू PD डॉट रीड करना है। हमें रीड क्या करना है, एक्सेल फाइल को रीड करना है या CSV फाइल को रीड करना है। तो मैं यहाँ पे अगर CSV मेंशन करती हूँ तो CSV की केस में मैं CSV जैसे लिखूंगी, यहाँ पे मुझे CSV फाइल का नाम अलॉन्ग विद इट्स पाथ शेयर करना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कि अगर आपके पास जो CSV फाइल है वो यहीं पे है, जैसे हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे हमारे पाइथन की फाइल्स हैं वहीं पे आपकी CSV फाइल है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे एक्सपेंस 4 नाम की मेरे पास एक फ़ाइल है जो कि, या कस्टमर्स नाम की मेरे पास एक फ़ाइल है, कस्टमर्स डॉट CSV करके मेरे पास लेट से कोई फ़ाइल है। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँगी और प्रिंट कराऊँगी डेटा को, तो मेरे पास यहाँ पे एरर यही आएगी कि नो सच डायरेक्टरी फाउंड, कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी कस्टमर्स डॉट CSV। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फोल्डर में चलूँ, सो जैसे मैं यहाँ पे पैंडास चूज़ करती हूँ तो पैंडास के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी डेटा फ्रेम्स नाम का, बस एक यहाँ पे IPYNB फाइल है। तो अब यहाँ पे या तो आप यहाँ पे लेके आ जाओ आपके डेटा को, या फिर अगर कहीं और लिखा है जैसे कि कस्टमर्स है, कस्टमर्स का डेटा मेरे पास यहाँ पे है, कस्टमर्स नहीं एक्चुअली कस्टमर्स डेटा है। सो कस्टमर डेटा मेरे पास यहाँ पर है कस्टमर्स डेटा नाम से। तो अगर मुझे यहाँ से कॉल करना है तो उस केस में मुझे यहाँ से उसका पाथ कॉपी करना पड़ेगा। अब ये पाथ को मैं यहाँ पे पास करूँगी, जितने भी मेरे यहाँ पे बैकवर्ड स्लैशेस हैं इनको कन्वर्ट करेंगे फॉरवर्ड स्लैशेस के अंदर। ये तब करना है जब आपकी जो फाइल है वो दूसरे फोल्डर के अंदर रखी हुई है, और इसका नाम भी यहाँ पे कस्टमर्स अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV था। आई गेस ये यहाँ पे CSV फाइल नहीं है, शायद एक्सेल फाइल है। लेट मी जस्ट चेक कि यहाँ पे कौन सी फाइल हमारी CSV है। हो सकता है कंपनी यहाँ पे CSV हो, एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं कस्टमर्स डेटा की जगह पे कंपनी ले लेती हूँ। तो कंपनी मेरे पास CSV फाइल है, तो कंपनी का डेटा मेरे पास निकल के आ गया। कि सबसे पहले तो एक रो मेरे पास निकल के आ गई, दूसरा नेम, तीसरा जेंडर और चौथा यहाँ पे सैलरी निकल के आ गई। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया है। तो ये भी हमारे पास एक डेटा फ्रेम है। अब सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे एक्सेल SX यानी कि एक्सेल फाइल कॉल करनी है तो उस केस में मुझे एक और यहाँ पे लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फिर से हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, जहाँ पे हमने पिप इंस्टॉल पैंडास किया था उसी के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको आपकी एक्सेल की फाइल ओपन करनी है पैंडास के अंदर, तो उस केस में आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल का यूज़ करेंगे। पाई एक्सेल आपको एक्सेल फाइल्स को ओपन करने में हेल्प करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ, मेरे केस में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आपके केस में ये डाउनलोड हो जाएगा। लास्टली अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डेटा इज इक्वल्स टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल फाइल रीड करनी है इस बार। अब एक्सेल फाइल अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ फोल्डर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सेल फाइल पड़ रही है, मान लो मेरे पास यहाँ पे ये एक्सपेंस 4 नाम की एक एक्सेल फाइल है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और जो हमारा फोल्डर है इसमें मैं पैंडास नाम के फोल्डर के अंदर इसे पेस्ट कर देती हूँ। तो एक्सपेंस 4 नाम से मेरे पास एक फ़ाइल है अब यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर ये फाइल मेरे पास उस फोल्डर में है जहाँ पे मेरे पास पाइथन की फाइल्स है, तो मुझे बस यहाँ पे इसका नाम लिख देना है अलॉन्ग विद एक्सटेंशन दैट एक्सेल SX यहाँ पे एक्सटेंशन होगा। प्रिंट कराऊंगी मैं जैसे ही डेटा को, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा निकल के आ जाएगा कुछ इस तरह से, जिसके अंदर हमारे पास डेट है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी, अमाउंट एंड पेमेंट बोर्ड, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक एक्सेल का डेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेल का डेटा
भी रीड कर सकते हैं, CSV का भी डेटा रीड कर सकते हैं, और सैम्पल में हमें हमारा डेटा अगर क्रिएट करना हो तो हम खुद की भी डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं। आप खाली लिस्ट एंड टपल्स का यूज़ करते हुए, नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करते हुए भी डेटा फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हैं, डेटा फ्रेम्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें एनालिटिक्स के अंदर कभी भी डेटा को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ऑलरेडी डेटा होगा, चाहे वो एक्सेल में हो, CSV में हो, वो डेटा हम यहाँ पे इजीली कॉल कर सकते हैं। ऑल्सो आप MySQL मॉड्यूल के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम MySQL से भी डेटा लेके आ सकते हैं पाइथन के अंदर, और उसके बाद आप चाहें तो उसे डेटा फ्रेम बना के उसे एनालिटिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब आज की सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास डेटा फ्रेम्स तो हमने क्रिएट कर ली और डेटा हम लेके भी आ गए एक्सेल से एंड CSV से, बट किसी भी डेटा को अगर आपको एनालाइज करना होता है तो उससे पहले आपको डेटा की समझ होनी चाहिए कि डेटा आपका किस तरीके का है। डेटा को आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। तो डेटा को एक्सप्लोर करने से हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर कितनी सारी नल वैल्यूज है, डेटा के अंदर कौन कौन सी न्यूमेरिकल कॉलम्स है, कितनी नॉट नल वैल्यूज हैं, डेटा के अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें, किसी भी रोज के काउंट्स कितने हैं, उनकी कॉलम्स कितनी सारी हैं, किस तरीके का डेटा उसके अंदर है, उसका डेटा टाइप यहाँ पे क्या है। तो इन चीज़ों को समझ के ही हम आगे डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं कि पहले हमें यहाँ पे हमारे रोज एंड कॉलम समझ में आने चाहिए। तो उसके लिए हम डेटा को करते हैं एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से ये फंक्शंस हैं, कैसे इनका यूज़ किया जा सकता है, वो देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करूँ पैंडास को एज PD, वंस हमने ये इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे एक डेटा लेके आते हैं, दैट डेटा इज इक्वल्स टू PD.read_ एक्सेल फाइल। वही एक्सेल फाइल मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ जो मैंने यहाँ पे एक्सपेंस 4 में दे रखी है। लास्ट सेशन में भी मैंने यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल लिया था। एक्सेल S6 में मैं यहाँ पे इसे पास करती हूँ और प्रिंट कराते हैं इस डेटा को। डेटा को जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगी तो मेरा डेटा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये तो चलो मान लो यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है जिसके अंदर 28 रोज हैं। अगर यही मेरे पास कोई बड़ा डेटा होता तो फिर उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होता कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है, इसमें मैं डेस्कटॉप पे चलती हूँ एंड यहाँ से मैं कॉल कर रही हूँ इसे, इसकी कॉपी मैं बनाती हूँ, वापस डेस्कटॉप पे चलते हैं, हमारे कोर्स में हम चलते हैं, पैंडास वाली फाइल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय सैम्पल डेटा नाम का एक एक्सेल S6 फाइल ओपन कर रही हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सैम्पल डेटा पास कर दूँ तो अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे तो कितनी रोज हैं, 1000 रोज एंड कॉलम्स हैं। नीचे की तरफ हमारे पास लिखा हुआ भी आ रहा है कि 1000 रोज एंड 14 कॉलम्स। तो हमारे पास ये तो वैल्यू आ गई कि 0 से लेके 1000 तक की हमारे पास यहाँ पे 0 से 999 इंडेक्स हमारे पास होगा, तो 1000 वैल्यूज तो आ गई। पर ये 1000 वैल्यूज पूरी तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सेल नहीं है, ये है हमारे पास पाइथन है। ये हमें जितना हम डेटा बोलेंगे उतना ही दिखाता है। और अगर बहुत सारा डेटा यहाँ पे होता है तो उस केस में यहाँ पे स्टार्टिंग का 5 और लास्ट का 5 डेटा हमें दिखा देगा। बट अगर आपको फिर भी ज्यादा डेटा देखना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट डेटा डॉट हेड। स्टार्टिंग का मुझे लेट से 10 डेटा देखना है, हेड का मतलब ऊपर की तरफ है ना। तो अगर इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ तो हेड मुझे स्टार्टिंग की 10 वैल्यूज दे देगा हर कॉलम के अंदर से। तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय ID, फुल नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, एथनिसिटी, एज, हायर डेट, एनुअल सैलरी, बोनस, कंट्री, सिटी एंड एग्जिट डेट। ये मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है। अब सिमिलरली अगर हेड है तो नीचे हमारे पास यहाँ पे नीचे के डेटा के लिए होगा डेटा डॉट टेल, एंड इसमें अगर मैं 10 पास कर दूंगी तो नीचे से मेरे को 10 डेटा मिल जाएगा कि यानी कि 990 से 999 तक का मेरे पास यहाँ पे डेटा निकल के आ जाएगा। सो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर हेड के अंदर मैं कुछ पास नहीं करती हूँ और टेल में भी मैं कुछ पास नहीं करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे 5 वैल्यूज दे देगा। तो डिफॉल्ट इसकी 5 वैल्यूज होती है, देन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई कि हम डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, डेटा को समझने के लिए पहले तो डेटा को कॉल करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कितने रोज एंड कॉलम्स हैं। अगर हमें यहाँ पे स्टार्टिंग की कुछ 5 वैल्यूज या 10 वैल्यूज चाहिए तो हम डेटा डॉट हेड एंड लास्ट की वैल्यूज के लिए डेटा डॉट टेल का यूज कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब मुझे यहाँ पे जितने भी मेरे पास डेटा है इन सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सबका डेटा टाइप यहाँ पे क्या क्या है। मैं यहाँ पे लगा दूंगी सिर्फ इतना सा, दैट प्रिंट डेटा डॉट इन्फो। जैसे मैं इसे रन कराऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रेंज इंडेक्स 1000 एंट्रीज, यानी कि 1000 रोज हैं 0 से 999 तक। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है 100। तो रोज पता चल गई 1000,
कॉलम पता चल गए 14। अब हर कॉलम के आगे यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो नॉट नल काउंट की कितनी वैल्यू नल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो 1000 वैल्यू एम्प्टी नहीं, दैट मीन्स ये डेटा यहाँ पे अच्छा है। इसका डेटा टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो पाइथन ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली हमारे पास। इंटीजर 64, यहाँ पे इंटीजर 64 हायर डेट के अंदर हमारे पास डेट टाइम दिया हुआ है, और बाकी बोनस के अंदर हमारे पास फ्लोट के अंदर वैल्यूज हैं। तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप्स पता चल गए कि अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स जो कि इसके अंदर यूज हो रखे हैं वो है डेट टाइम, फ्लोट, इंटीजर और ऑब्जेक्ट। और डेट टाइम वाले 2 कॉलम है, फ्लोट वाला 1 कॉलम है, इंटीजर वाले 2 कॉलम है एंड ऑब्जेक्ट वाले 9 कॉलम है। मेमोरी यूसेज कितना हुआ है 109.5 KB कुछ हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा निकल के आ गया, इसकी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। तो ये हमें कौन देता है, डेटा डॉट इन्फो। किसी भी डेटा, कोई सा भी डेटा अगर आपके पास हो उसके ऊपर अगर आप डॉट इन्फो नाम का फंक्शन लगाते हो तो वो आपके पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा। सिमिलरली हमारे पास होता है डेटा डॉट डिस्क्राइब। इसे मैं यहाँ पे रन करूंगी तो डेटा डॉट डिस्क्राइब जितनी भी मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, यानी कि 3 कॉलम्स थे, 2 इंटीजर के और 1 फ्लोट का, इन तीनों के यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं, जैसे कि काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कि आपस में मीन वैल्यूज से ये वैल्यूज कितनी दूर हैं, मिनिमम वैल्यू इन सब के अंदर कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, और ये हमारे पास यहाँ पे परसेंटाइल्स है। यानी कि अगर मैं बोलूँ इस डेटा को, अगर मुझे यहाँ पे बोल के एक्सप्लेन करना हो तो मैं कुछ इस तरह से बोलूंगी कि 25% पूरी कंपनी के अंदर 25% लोगों, तो इस डेटा को मैं बोल के इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि पूरी कंपनी के अंदर 25% लोगों की एज 35 से कम है। अगर पूरे यहाँ पे मैं बोलूँ तो 50% लोगों की एज 45 से कम है पूरी कंपनी के अंदर, और 75% लोगों की एज 54 से कम है पूरी कंपनी के अंदर। तो इस तरह से ये हमारे पास परसेंटाइल्स होती हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू हर डेटा की। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ डेटा को समझ रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, मीन क्या हो गया, काउंट कितना निकल के आ रहा है न्यूमरिक वैल्यूज का। अब न्यूमरिक वैल्यूज का काउंट यहाँ पे पूरा होना जरूरी है, अदरवाइज उनकी वैल्यूज को हमें हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों के अंदर हजार 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 काउंट है, दैट मीन्स नल वैल्यूज नहीं है। अच्छा, हमने ये तो यहाँ पे देख लिया था कि नॉट नल कितनी है, कि जो वैल्यू नल नहीं है। अगर ये देखना हो नल कितनी है, यानी कि खाली वैल्यूज कितनी है, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है कि प्रिंट डेटा फ्रेम डॉट इज नल। अगर मैं इज नल लगा दूंगी तो मेरे पास एक्चुअली डेटा फ्रेम नहीं बल्कि डेटा डॉट इज नल लगा दूंगी तो सब जगह मेरे पास ट्रू फॉल्स ही आ जाएगा, कि कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ पे मेरे पास नल वैल्यूज है वहाँ ट्रू आ जाएगा। अब इससे भी मेरे पास कोई सेंस नहीं है पूरे डेटा पे ये लगाने का, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इज नल डॉट सम। इस नल डॉट सम मुझे यहाँ क्या कर देंगे कि कॉलम वाइज मुझे नल वैल्यूज का काउंट ला के दे देंगे, कि फुल नेम में कोई नल वैल्यूज नहीं है, एम्प्लॉय आईडी में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है सिवाय एग्जिट डेट के। और एग्जिट डेट पे सेंस बनता भी है। एग्जिट डेट का मतलब कि किसी एम्प्लॉय ने अगर छोड़ दी कंपनी, तो सिर्फ 85 ही ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने छोड़ दिए कंपनी, बाकी सारे तो एम्प्लॉयज हैं ही सही, तो उसके अंदर तो नल वैल्यूज ऑब्वियसली जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, नल वैल्यूज हो गई, कि कितनी नल वैल्यूज है हमारे डेटा के अंदर। ये अगर हमें जानना है तो हम इस नल का यूज करते हैं। सो गाइज, ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे जिसके हेल्प से हम डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हमारे डेटा को हमें समझना है, जैसे कि हेड दे के देखना है सारे कॉलम्स सारे रोज, तो हम स्टार्टिंग में हेड दे सकते हैं और उनके अंदर के डेटा को समझ सकते हैं। उसके अलावा हम डेटा डॉट इन्फो का यूज करते हुए कॉलम के डेटा टाइप्स, कितने रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, इन सब के बारे में जान सकते हैं। कौन कौन से अलग अलग डेटा टाइप्स है और डेटा टाइप्स के अंदर कितने कितने कॉलम्स है। जैसे डेट टाइप में 2 कॉलम है, फ्लोट में 1 है, इंटीजर में 2 है और ऑब्जेक्ट के 9 कॉलम्स है। डिस्क्राइब का यूज करते हुए जितनी भी न्यूमेरिकल कॉलम्स है, ऑटोमेटिकली डिस्क्राइब यहाँ पे क्या करेगा, जितने भी आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स है उनको फाइंड करेगा और उनके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ताकि आप यहाँ पे एक बार अपने डेटा को समझ पाएं। लास्टली डेटा डॉट इज नल डॉट सम हमें यहाँ पे बताता है कि कितनी नल वैल्यूज हैं हमारे डेटा के अंदर। फिलहाल इस डेटा के अंदर सिर्फ हमारे पास यहीं पे नल वैल्यूज है एग्जिट डेट के अंदर, इसलिए इसने इसका अकाउंट यहाँ पे निकाल के दे दिया। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। तो गाइस, डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए सबसे पहले हमें डुप्लीकेट्स आइडेंटिफाई करने जरूरी हैं। तो चलिए, Also,
अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ मिलती है आपको 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डेटा ले आती हूँ। डेटा को लाने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट करना है पैंडास को एज पीडी। वंस आपने डेटा इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरी, उसके बाद चाहिए हमें डेटा इज इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड करनी है मुझे एक्सेल फाइल का नाम है यहाँ पे लेट्स से कंपनी 1, जो कि मेरे पास इसी फोल्डर के अंदर लिखी है .xlsx। प्रिंट कराऊंगी अगर मैं इस डेटा को यहाँ पे, तो आप नोटिस करेंगे हमारे पास इस नाम की कोई फाइल नहीं है। एक बार चेक करते हैं। सो कंपनी 1 नाम की तो हमारे पास फाइल है। आई एम अज्यूमिंग ये ज़रूर CSV फाइल होगी। तो कंपनी 1 में हम एक्सेल की जगह पे यहाँ पे पास करते हैं CSV की रीड करनी है CSV फाइल, और यहाँ पे मैं पास करती हूँ CSV। इसको मैं रन कराती हूँ। कुछ इस तरीके की ये फाइल दिखेगी। अगर मैं इसे यहाँ पे ओपन करूँ, तो एक्सेल के अंदर अगर मैं इसे ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कुछ ऐसी हमारी यहाँ पे फाइल है। इसका मैं यहाँ पे जूम इन करती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके की दिखेगी, जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय ID है, नेम है, जेंडर, सैलरी, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही डेटा निकल के आया है। अब इसके अंदर आप नोटिस करोगे कि अभी तो ये छोटा डेटा है, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि एम्प्लॉय 01 और एम्प्लॉय 01 हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो हमें यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे बहुत बड़ा डेटा है उसमें से डुप्लीकेट डेटा अगर निकालना है, आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पर है, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डेटा डॉट डुप्लीकेटेड। इसे जैसे मैं रन कराती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे डेटा डॉट डुप्लीकेटेड के अंदर 0 1 2 3 4 5 ये हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, रो वाइज कोई डुप्लीकेटेड डेटा है क्या। लेट्स से डेटा के अंदर एम्प्लॉय ID, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू निकल के आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे ट्रू पता चल रहा है। डॉट सम अगर मैं इसका निकालती हूँ, तो यहाँ पे 1 डुप्लीकेट वैल्यू मेरे पास है। सपोज यहाँ पे और कोई डुप्लीकेट वैल्यू होती, जैसे अगर एक्सेल के अंदर मैं चलूँ और यहीं पे इसको कॉपी करके नीचे की तरफ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। सेव करते हैं इसे, वापस चलते हैं, इसे मैं दोबारा रन कराऊंगी एंड इसे भी अगर मैं यहाँ पे दोबारा रन कराती हूँ, तो आप देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज अब मेरे पास 2 निकल के आ गई हैं। यानी कि डेटा के एम्प्लॉय ID पे अगर मैंने डुप्लीकेटेड का डॉट सम लगाया है, तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज निकल के आ गई। अब डुप्लीकेट वैल्यूज को भी यहाँ पे देखना आना ज़रूरी है कि ज़रूरी है यहाँ पे ये है कि जैसे एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय ID मेरी एक ऐसी की है, ऐसे कॉलम है जिसके अंदर हमें पता है कि हमेशा यूनिक वैल्यूज ही होंगी, इसमें कभी अनयूनिक वैल्यूज आनी ही नहीं चाहिए। नेम के अंदर हो सकता है कि भाई 2 जनों के सेम नाम हो, जेंडर में ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ही ऑप्शंस होते हैं। सैलरी के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो सैलरी में यहाँ पे हो सकता है 2 जनों की सेम ऑप्शन सेम सैलरी हो। तो यही हमारे पास यहाँ पे है कि अगर हमें डुप्लीकेट निकालने भी हैं, तो हम कभी भी नेम के अंदर से, जेंडर में से, सैलरी में से ना निकाल के, जो भी हमें पता है कि हमारा ऐसा कॉलम है जिसके अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही आनी चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय ID हो गया। अगर कहीं पे ऑर्डर्स का डेटा होता तो ऑर्डर ID हो जाता, कस्टमर्स का डेटा है तो कस्टमर ID हो जाता, जो कि एक ही बार आती है आपके कॉलम के अंदर। वही उसी के बेसिस पे हम डुप्लीकेटेड को चेक करेंगे। अब अगर हमने यहाँ पे डुप्लीकेट को चेक कर ही लिया है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लगा दूंगी, प्रिंट डेटा डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स। ड्रॉप डुप्लीकेट्स करने हैं। जैसे मैं से यहाँ पे रन कराऊंगी ड्रॉप डुप्लीकेट्स, जैसे मैं से यहाँ पे रन कराती हूँ, आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पे इंडेक्सेस हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो अभी तक कुछ भी यहाँ पे ड्रॉप हुआ नहीं है, क्योंकि रीजन बीइंग मैंने ड्रॉप डुप्लीकेट्स तो लगाया पर किस कॉलम पे अभी हमने डिफाइन नहीं किया है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे लगाती हूँ कॉलम का नाम, दैट इज एम्प्लॉय ID, तो अब आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एम्प्लॉय ID के अंदर सारी यूनिक वैल्यूज निकल के आ गई हैं। हमारे पास जो पहले यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज थी, एम्प्लॉय 1 जो था ये यहाँ पे 2 बार है, एम्प्लॉय 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय 1 एक ही बार, एम्प्लॉय 1 टाइम, एंड सिमिलरली एम्प्लॉय 3 यहाँ पे एक बार है, एम्प्लॉय 4 और एम्प्लॉय 5 एंड एम्प्लॉय 6 भी हमारे पास यहाँ पे एक एक बार ही है।
तो इस तरह से हम ड्रॉप कर सकते हैं डुप्लीकेट्स को हैंडल करने के लिए सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि डुप्लीकेट कभी भी आप नॉर्मल किसी भी कॉलम के अंदर से डिलीट नहीं करोगे। नेम में किसी का नेम रीअकरिंग हो सकता है, जेंडर में रीअकरिंग हो सकता है, सैलरी रीअकरिंग हो सकती है, अगर किसी कोई ऑफिस है तो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स रीअकरिंग हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल एम्प्लॉयज डिफरेंट डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, डिफरेंट जॉब टाइटल पे हो सकते हैं, ठीक है। बट उनकी जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो हमेशा यूनिक ही होगी। अगर मेरी कोई एम्प्लॉय आईडी है तो वो किसी और की नहीं हो सकती, किसी और की कोई एम्प्लॉय आईडी है तो वो किसी और की नहीं हो सकती, तो वहाँ पे रेपिटेशन आने के चांसेस नहीं है। तो हमेशा जब भी आपको डुप्लीकेट्स चेक करने हैं तो उस केस में आप हमेशा ऐसे ही कॉलम के ऊपर से चेक करेंगे जो कि आपको पता है कि इसके अंदर वैल्यूज एक ही बार आएगी, और जब ड्रॉप भी करेंगे तो हम उसी के रेफरेंस में करेंगे। अगर मैं यहाँ पे नेम के रेफरेंस में कर देती हूँ, नेम नाम का जो मेरा कॉलम है उसके रेफरेंस में मुझे ड्रॉप करना है, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एम्प्लॉय 6 का नाम भी रोहित है और एम्प्लॉय 2 का नाम भी रोहित है, बट दोनों ही यहाँ से डिलीट हो गए। रोहित सिर्फ एक ही बार आ रहा है जबकि 2 बार रोहित आना चाहिए, बिकॉज 2 एम्प्लॉयज हैं, दोनों का नाम यहाँ पे सेम हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी नेम के नाम से या जेंडर या और चीज़ों के नाम से ना डिलीट करके हम हमेशा इसे प्राइमरी की यानी कि ऐसा कॉलम जिसके अंदर हमारी वैल्यूज जो है यूनिक टाइम आनी चाहिए, यानी कि एक ही बार आनी चाहिए, उसी के बेसिस पे हम ड्रॉप करते हैं डुप्लीकेट्स को। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं नल वैल्यूज के बारे में, कि अगर नल वैल्यूज हमारे पास है, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कहीं से भी डेटा आता है तो उसके अंदर काफ़ी सारी एम्प्टी वैल्यूज होती हैं। उन वैल्यूज को किन केस सिनेरियो में हमें भरना चाहिए, किस केस सिनेरियो में उनको डिलीट कर देना चाहिए, किस में उनको रिप्लेस करना चाहिए, रिप्लेस भी किस वैल्यू से करना चाहिए, अगर स्ट्रिंग्स है तो कैसे रिप्लेस करना है, और अगर न्यूमरिक वैल्यू है तो उसको कैसे रिप्लेस करना है, ये जानेंगे आज के सेशन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ पैंडास को एज pd, और डेटा के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेटा इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv फाइल हमें रीड करनी है। csv फाइल का नाम है यहाँ पे company1 डॉट csv। प्रिंट कराते हैं डेटा को जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी तो आप देखेंगे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जेंडर एंड सैलरी, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंशनड है। अब अगर मैं यहीं पे डेटा को मेरे देखूं तो डेटा के अंदर आप देखेंगे कहीं पे मेरे पास नैन वैल्यूज है। हमने नंपाई के अंदर बात करी थी कि जब भी हमारे पास नैन वैल्यूज होती है डेटा के अंदर तो उसे np.nan बोला जाता है, यानी कि ये नॉट अ नंबर वैल्यू है, एम्प्टी वैल्यू है, खाली वैल्यू है। अब खाली वैल्यू क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, अगर बड़ा सा डेटा हमारे पास हो तो उस केस में हमें यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एक हमारे पास फंक्शन होता है जो हमने पहले भी यूज़ किया है डेटा को एक्सप्लोर करने में, दैट डेटा डॉट इज नल। अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ तो मेरे पास सारी नल वैल्यूज निकल के जहाँ जहाँ पे नल वैल्यूज हैं वहाँ पे ट्रू निकल के आ जाएगा, बाकी के लिए फॉल्स आ जाएगा। बट इससे कुछ समझ में तो मुझे फिर भी नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डॉट सम अगर लगाती हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय आईडी में कोई नल वैल्यू नहीं है, नेम में एक खाली वैल्यू है, जेंडर में एक खाली वैल्यू है और सैलरी में 2 खाली वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, या तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं जो जितनी भी नल वैल्यूज उनको डिलीट कर दूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगी दैट डेटा डॉट ड्रॉप na, ड्रॉप करना है नल वैल्यूज को। जैसे मैं ड्रॉप कर दूंगी अब आप नोटिस करोगे कि यार यहाँ तो मेरे पास 7 डेटा था, अब लास्ट में 3 ही डेटा मेरे पास बच गया है। मतलब ड्रॉप करने से नल वैल्यूज, अगर आपके पास जब डेटा के अंदर काफ़ी सारी नल वैल्यूज हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नल वैल्यूज को एलिमिनेट कर दोगे, लेट्स से ये भी आपको समझने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू योर डेटा कि डेटा अगर मान लो कि एम्प्लॉयज़ का डेटा है, कोई भी कंपनी में आप काम करते हो उनकी एम्प्लॉयज़ का डेटा है, वहाँ पे कहीं पे नल वैल्यूज़ है, आप डिलीट कर दोगे और लास्ट में तुमसे एम्प्लॉय काउंट मांग लिया गया कि यहाँ पर तो एम्प्लॉय काउंट मांगा तो यहाँ तो 3 ही निकल के आएगा, ठीक है। बट ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है। आपके कंपनी में तो लेट्स से 7 एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय है, 1000 एम्प्लॉय है, बट आपने नल वैल्यूज़ क्योंकि डिलीट कर दी तो उसकी वजह से एम्प्लॉय काउंट पे असर पड़ गया। तो किस केसेस में आपको नल वैल्यूज को एलिमिनेट करना है ये भी आपको आना ज़रूरी है, ये भी आपको कंसेप्चुअली समझना ज़रूरी है कि जहाँ पे हमें काउंट चाहिए होता है चीज़ों का, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर हो गया, मुझे यहाँ पे काउंट चाहिए, मुझे हर महीने के बाद काउंट चाहिए कि सेल्स कितने प्रोडक्ट ऑर्डर हुए हैं,
अब प्रोडक्ट्स कितने ऑर्डर हुए हैं उसमें भी मेरे पास काउंट लगेगा, वो काउंट अगर मेरे पास इनकरेक्ट आया तो दैट इज ऑल्सो एन इशू। तो वहाँ पे भी हम नल वैल्यूज को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि नल वैल्यूज तो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है ना। अब हो सकता है सैलरी में नल वैल्यू पड़ी हो, या फिर लेट्स से कि हो सकता है नाम में नल वैल्यू पड़ी हो, पर उसकी वजह से सैलरी के मीन वैल्यू में या सैलरी के सम में दिक्कत आ गई। लास्ट में मान लो कि सबको उनको कैलकुलेट करनी हो टोटल सैलरी यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है, कि उनको सबके बीच में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बट क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू थी, यहाँ पे जेंडर में नल वैल्यू थी और आपने इसको डिलीट कर दिया, उस चक्कर में वो प्रॉपर यहाँ पे एक्यूरेटली सैलरी को कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। तो ये भी आना ज़रूरी होता है कि हम हर कंडीशन में यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं नल वैल्यूज़ को। कुछ केसेस में हमें उसे फिल भी करना होता है, कुछ केसेस में हम यहाँ पे डेटा को रिप्लेस करते हैं विद सम वैल्यू। अब रिप्लेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जब मैं रिप्लेस बोल रही हूँ तो जैसे ही मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ इस डेटा को, हमारा डेटा कुछ इस तरीके का दिखता है। अब मैं बोलूँ कि यार मेरे को तो ना जितनी जहाँ पे भी नल वैल्यूज़ हैं, नैन वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे कुछ भरना है। क्या भरना है? लेट्स से मैं यहाँ पे लेती हूँ प्रिंट डेटा में मुझे रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है? पहले तो कि मुझे np.nan, नैन को हम np.nan बोलते हैं, और np यहाँ पे डिफाइंड भी नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे एक बार इंपोर्ट भी कर लेती हूँ numpy को, सेट इंपोर्ट numpy एज np, दैट मुझे np.nan मेरे पास है। इसमें मुझे क्या रिप्लेस करना है? इसे मुझे लेट्स से हाई से रिप्लेस करना है। जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे अभी यहाँ पे ले रही हूँ। जैसे मैं इसे रन कराऊंगी, जहाँ पे नैन वैल्यूज थी वहाँ हाई लिखा हुआ आ गया। चलो ये हाई भी नहीं बोले तो यहाँ पे लेट्स से सैलरी के चक्कर में 30,000 लिखना था, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया कि यहाँ तो 30,000, चलो फिर भी ठीक है, एक बार को काम चला सकते हैं। जेंडर में 30,000 क्या कर रहा है और नेम में 30,000 क्या कर रहा है? तो उसके लिए रिप्लेस में भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे दे सकते हो कि डेटा का जो हमारा लेट्स से सैलरी वाला कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर हम यहाँ पे चाहते हैं कि डेटा की सैलरी वाले कॉलम में डॉट रिप्लेस हो जाए। क्या रिप्लेस हो जाए? np.nan रिप्लेस हो जाए किस वैल्यू से? लेट्स से 30,000 से रिप्लेस हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी इसी डेटा को वापस, तो आप नोटिस करेंगे कि और जगह ये नैन ही है, बट सैलरी में ये 30,000 भर गया। अब भरने का तरीका भी यहाँ पे होता है कि आप यहाँ पे सबसे बेस्ट अप्रोच जो होती है वो होती है कि आप इसका यहाँ पे सैलरी पे नैन मीन निकाल लें, या नंपाई के केस में हम नैन मीन बोले तो नैन मीन निकाल लें। अगर हम जब हमारे पास नैन वैल्यूज़ ही हैं, जब यहाँ पे ऑलरेडी नैन वैल्यूज़ हैं और इसका जो मीन निकल के आ रहा है उसी वैल्यू से भर दें, तो उससे हमारे डेटा पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस हमें यहाँ पे डिलीट नहीं करनी पड़ेगी चीज़ें, क्योंकि सैलरी में हो सकता है बहुत सारे जनों की सैलरी मैंशनड ना हो, तो उसकी वजह से अगर मैं डिलीट कर दूंगी तो यहाँ पे काफ़ी सारे इधर वाले डेटा पे इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सैलरी को फिल करा सकते हैं। सैलरी को फिल कराने के लिए आप मीन वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। मीन वैल्यू कैसे निकालनी है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंपनी का जो डेटा है ये वापस लेके आती हूँ। ठीक है, लास्ट हमने ये रिफ्रेश किया था। अभी अगर मैं यहाँ पे एक नया सेल ऐड करूँगी, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ इस डेटा को, तो डेटा मेरा कुछ ऐसा है। सैलरी का मीन निकालते हैं, दैट प्रिंट डेटा की जो हमारी सैलरी वाला कॉलम है उसी का डॉट मीन वैल्यू, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 24,400। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 24,400 से मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकती हूँ। उससे यहाँ पे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो डेटा है उसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेटा में कोई चेंजेस ना लाते हुए नल वैल्यूज़ को भर दिया, ताकि अगर मुझे अब ड्रॉप करने की ज़रूरत है तो बहुत सारी वैल्यूज़ ड्रॉप ना हो, कुछ 4-5 ही वैल्यूज़ यहाँ पे या 10-15 ही वैल्यूज़ ड्रॉप हो, या फिर अगर हज़ारों में मेरी रोज़ हैं तो कुछ 200-300 रोज़ ही डिलीट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सैलरी के अंदर हमने यहाँ पे इसको 24,400 से भर दिया मीन निकालने के बाद। तो अब यहाँ पे अगर फिर से मैं इसका मीन निकालती हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट डेटा में सैलरी का डॉट मीन, तब भी मेरे पास यहाँ पे 24,400 ही आएगा। बट अगर ये 30,000 होता तो मेरा मीन चेंज हो जाता। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि डेटा को बिना चेंज किए हुए, डेटा के मीन को बिना चेंज किए हुए, डेटा को ज़्यादा ना छेड़ते हुए आपने यहाँ पे मीन वैल्यू भर दी, जिससे कि डेटा पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा मीन निकालते वक्त, और कुछ वैल्यूज़ भी यहाँ पे फिल हो गई, ताकि अगर आपको चीज़ें डिलीट भी करनी पड़ी तो इनको तो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये हमारा डेटा को हैंडल करने का पार्ट हो गया।
सिमिलरली अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई मुझे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे नैन वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ पे फीमेल चाहिए, तो वो भी कोई करेक्ट अप्रोच नहीं है, क्योंकि नैन वैल्यूज में सब जगह एफ ही आ जाएगा, या नैन वैल्यूज में हर जगह मेल ही चाहिए, तो भी करेक्ट अप्रोच नहीं है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस केस में हम फॉरवर्ड फिल एंड बैकवर्ड फिल का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास होता है कि अगर मैं एक बार फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे रन करा देती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये डेटा है, ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे नीचे की वैल्यू को ऊपर भेजना है तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहीं पे लिखूँगी प्रिंट डेटा डॉट फिल एन, यानी कि खाली वैल्यूज को फिल करना है। मेथड लगाएंगे कि कौन से फिल से फिल करना है, मुझे यहाँ पे बाइलेटरल फिल से लगाना है, तो बी फिल मैं इसको बोलूँगी, बैकवर्ड फिल इसे मैं बोलूँगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो ऊपर की तरफ चली गई। जैसे यहाँ पे नैन वैल्यूज़ थी तो नैन वैल्यू पे यहाँ पे एफ आ गया। अब यहाँ पे जहाँ पे नैन था यहाँ पे रोहित फिल हो गया, ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर फिल हो गई। इसी तरह से फॉरवर्ड फिल होता है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को फिल कराना चाहती हूँ, ऊपर की वैल्यू नीचे फिल कराना चाहती हूँ, तो उस केस में मैं यहाँ पे एफ फिल का यूज़ करूँगी, फॉरवर्ड फिल, ठीक है। फिल एन को आप यहाँ पे डायरेक्टली भी अगर ऐसे यूज़ करोगे कि अगर मैं यहाँ पे एज इट इज़ फिल एन लेती हूँ और यहाँ पे कोई वैल्यू फिल करा देती हूँ, लेट्स से सबके अंदर मैंने हाई फिल करा दिया, तो वो ऐसे भी वर्क कर जाएगा, जैसे रिप्लेस वर्क कर रहा है वैसे भी यहाँ पे वर्क कर जाएगा। बट फिल आने का हम तब यूज़ करते हैं जब नीचे की वैल्यू ऊपर या ऊपर की वैल्यू नीचे पे फिल करानी हो, तो इस केस में हम यहाँ पे फिल एन में मेथड लगा देते हैं। अब यहाँ पे भी ये डिफरेंसेस होते हैं कि भाई जब आपके पास न्यूमरिक वैल्यू हो तो न्यूमरिक वैल्यू के केस में क्या करो, मेन वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को सब जगह फिल करवा दो। जब आपके पास यहाँ पे आपके पास जो डेटा टाइप है, जो जैसे नेम और जेंडर है, नेम और जेंडर में हमारे पास स्ट्रिंग का डेटा टाइप है ना, ऑब्जेक्ट है पाइथन के, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर की वैल्यू नीचे, नीचे की वैल्यू ऊपर, ऐसा कुछ हम यहाँ पे फिल लगा सकते हैं, जिससे कि डेटा में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अगर सब जगह ही मैं फीमेल पास कर दूंगी तो वो भी गलत है, और सब जगह ही मैं मेल पास कर दूंगी तो वो भी गलत है। बट अगर मुझे मेरी नल वैल्यूज को फिल करना है तो उस केस में मैंने एफ फिल लगा दिया या बी फिल लगा दिया, उससे थोड़ी बहुत यहाँ पे एक्यूरेसी आ जाएगी मेरे डेटा के अंदर कंपेयर टू उसको डिलीट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड्स होते हैं एम्प्टी वैल्यूज को हैंडल करने के लिए, जहाँ पे हम इनका यूज करते हैं डिफरेंट मेथड्स का। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंपनी को कॉल किया, इज नल जानना है, नल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए इज नल हमारा कोर कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर सम लगा दिया तो हमने यहाँ पे सम मिल गया। ड्रॉप एन का मतलब जितने भी यहाँ पे नल वैल्यूज हैं उन सबको ड्रॉप कर दिया, बट वो करेक्ट अप्रोच नहीं है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि चलो वापस डेटा को कॉल करते हैं और इस बार सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं 30,000 से, बट उसमें भी दिक्कत हो गई क्योंकि जेंडर में 30,000 चला गया, नेम में चला गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि बेटर अप्रोच ये है कि सैलरी का मीन वैल्यू निकालो और सिर्फ सैलरी वाले कॉलम को फिल करो। तो उसके लिए हमने लिखा डेटा में सैलरी वाला जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाए 24,400 से। तो मीन निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा में सैलरी वाले कॉलम पे मीन लगा दिया, तो उससे हमारे पास मीन निकल के आ गया। अब मूविंग अहेड, अगर मैं यहाँ पे वापस डेटा को कॉल करूँ, अब मैं यहाँ पे बात करूँ, चलो ये तो सैलरी तो हमने जैसे तैसे फिल करा दी, ठीक है, मीन निकाल के, बट जो बची हुई वैल्यूज है उनका क्या करें, उन पे अगर मैं फीमेल लगाऊंगी या उन पे अगर मैं नेम में कोई एक ही नेम डिसाइड करके वो लगा दूंगी तो वो भी गलत है। तो उस केस में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर उन वैल्यूज को भरना है तो हम बी फिल का यूज कर लें या फिर फॉरवर्ड फिल का हम यूज कर लें। तो बी फिल का मतलब नीचे की वैल्यू ऊपर और फॉरवर्ड फिल का मतलब ऊपर की वैल्यू नीचे की तरफ हमारे पास आ जाएगी और इस तरह से हमारी वैल्यूज यहाँ पे फिल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं नल वैल्यूज को हैंडल करने के। नल वैल्यूज को अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे उनको सारी वैल्यूज को ड्रॉप करने की जरूरत है। हो सकता है कहीं पे हमें ड्रॉप ही ना करना पड़े, हम उसको हमारे अकॉर्डिंग कुछ फिल कर दें ताकि हमारे डेटा पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े। कुछ केसेस में अगर थोड़ी ही नल वैल्यूज हैं और वो आपके डेटा पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं बनाएगी, ठीक है, तो उस केसेस में आप यहाँ पे उनको ड्रॉप कर सकते हो। तो ये आइडेंटिफाई आपको करना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि किस केसेस में हमें नल वैल्यूज को ड्रॉप करना है। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉलम है जिसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, उससे हमें कोई कैलकुलेटेड कॉलम निकालना है, तो वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये जानेंगे आज के इस सेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ पैंडास को एज पीडी। डेटा सेट लेके आते हैं। डेटा सेट के लिए डेटा इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड
अंडरस्कोर एक्सेल फाइल, कौन सी एक्सेल फाइल? सो हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं एम्प्लॉय सैम्पल डेटा डॉट XLSX एंड यहाँ पे लगाती हूँ मैं प्रिंट डेटा। जैसे मैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट कराऊंगी, नो मॉड्यूल डे नेम्स pandas, ओके इट्स pandas। सो जैसे मैं इसे प्रिंट कराती हूँ कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। सो हमारे पास यहाँ पे डेटा है। अब लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉलम है, कोई भी कॉलम एज इन मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेरे पास यहाँ पे लेट्स से मैं जानना चाहती हूँ कि कितने एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है, कितने एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं मिलता। बोनस भले यहाँ पे 1% का मिले, 0.1% मिले कि 0.2% मिले, कितना ही बोनस मिले, बट कितनों को बोनस मिलता है और कितनों को नहीं मिलता, मुझे यहाँ पे ये जानना है। ठीक है, तो उसके लिए तो अब मेरे पास या तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ बोनसेस लिखे हुए हैं। अब मुझे एक नया कॉलम बनाना है जिसमें मैं जानना चाहती हूँ इफ़ पीपल गेट बोनस और नॉट। ठीक है, तो नया कॉलम बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस केस में मैं यहाँ पे ले लूँगी जैसे कि डेटा फ्रेम डॉट लोकेशन, लोकेशन किसकी, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर डेटा फ्रेम में जो मेरे पास बोनस नाम का कॉलम है, सो बोनस स्पेस मॉड्यूलस, यहाँ पे जब वैल्यू इज स्मॉलर देन, या फिर हम पहले इक्वल टू लेते हैं, अगर वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर है, इन दैट कंडीशन एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। इस कॉलम का नाम हम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका नाम गेट्स बोनस, कि कोई भी बंदा यहाँ पे बोनस को मिलता है या नहीं मिलता। सो अगर वो 0 है दैट मीन्स नो बोनस। सिमिलरली अगर डेटा फ्रेम डॉट LOC में यहाँ पे लगाती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में, कर्व्ड ब्रैकेट, डेटा फ्रेम में स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहाँ पे पास करूँगी बोनस अगेन मॉड्यूलस। अगर ये है ग्रेटर देन 0, चाहे वो ग्रेटर देन कितना ही ग्रेटर देन हो कि 0.01 यहाँ पर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 0 से बड़ा है तो फिर यहाँ पे ये जो गेट बोनस नाम का हमने कॉलम बनाया है उसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे बोनस। ठीक है, एंड लास्टली जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ कि प्रिंट डेटा, ऊपर की तरफ ना प्रिंट करा के मैं यहाँ पे नीचे की तरफ प्रिंट कराती हूँ, और प्रिंट डेटा में से भी ना मैं हेड वैल्यू लिखती हूँ, डेटा डॉट हेड, और स्टार्टिंग की 10 वैल्यू देख लेते हैं कि यहाँ पे 10 वैल्यू के अंदर क्या हुआ है। जैसे मैं इसे रन कराऊंगी तो यहाँ पे मैंने DF लिखा है हर जगह पे, जबकि मैंने यहाँ पे इसे डेटा नाम से कॉल किया है। तो एक काम करते हैं, सब जगह DF ही कर देते हैं। तो जैसे मैं इसे रन कराऊंगी यहाँ पे आप देखेंगे कि गेट बोनस नाम का हमारे पास है और गेट्स बोनस दो कॉलम्स बन गए हैं। यहाँ पे लगाते हैं गेट बोनस। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस डेटा को रन कराती हूँ। अब यहाँ से ये वापस रन कराते हैं। जैसे मैं रन कराऊंगी तो हमारे पास यहाँ पे गेट बोनस में जहाँ पे 0 लिखा हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे नो बोनस लिखा हुआ आ गया है। जहाँ जहाँ पे 0 है उसके आगे मेरे पास नो बोनस लिखा हुआ है, और जहाँ पे लोगों को 0 से बढ़ के कोई भी वैल्यू मिली हो तो वहाँ पे बोनस मिल गया। अब इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि लेटली अगर मैं जानना चाहूँगी बाद में कि पूरे एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे मेरे पास, इनके अंदर से कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनको बोनस मिला है, कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनको बोनस नहीं मिला है, तो मैं ईजिली यहाँ पे काउंट लगा सकती हूँ कितने नो बोनस वाले हैं और कितने बोनस वाले हैं। सो ये हमारे पास एक मेथड हो गया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, कि हम यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे लगा सकते हैं। अब जैसे अगर आपके पास कस्टमर्स का डेटा है, कस्टमर्स के अंदर कौन लोग हैं जिनका एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं, या जिनके बच्चे ही नहीं है, तो अगर आप कंपनी को अपनी किसी भी पॉलिसी के लिए या किसी भी नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए जानना है कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके यहाँ पे बच्चे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 जहाँ पे नंबर ऑफ किड्स आर 0 वहाँ पे हम लिख सकते हैं नो किड्स। ठीक है, एंड या फिर नॉट पेरेंट्स लिख सकते हैं कि दोज कस्टमर्स आर नॉट पेरेंट्स। एंड जहाँ पे 0 से ज़्यादा कुछ भी हुआ, 1 वैल्यू हुई, 2 हुई, तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि दोज कस्टमर्स आर पेरेंट्स। एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें निकालनी हो, जो भी डिसीजन निकालने हो, वो ले सकती है कंपनी। अगर आपके पास यहाँ पे गिवन है कोई भी कॉलम जिसमें कस्टमर्स डेटा के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी कस्टमर के कितने किड्स हैं, तो आप एक ऐसा कॉलम क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जहाँ पे हम कस्टमाइज कॉलम, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं, उनसे अगर हमें कोई कॉलम क्रिएट करना है तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक नया डेटा सेट लेके आती हूँ, सो इसके लिए मैं यहाँ पे इस बार डेटा ले लेती हूँ याद से। डेटा इज इक्वल्स टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल। सो एक्सेल यहाँ पे पास करते हैं, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास करने वाली हूँ आपका डेटा पड़ा है हमारे पास प्रैक्टिस के अंदर। सो प्रैक्टिस अंडरस्कोर 1 डॉट XLSX।
हमारी फाइल है, प्रिंट कराते हैं एक बार डेटा को। जो हमारा डेटा है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। व्हाट इफ मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए ही नहीं, मुझे तो यहाँ पे फुल नेम चाहिए, एक कॉलम जिसके अंदर फुल नेम लिखा हुआ हो। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, उस केस में मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि अगेन सेम मेथड, उस केस में मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि अगेन जैसे हमारे पास यहाँ पे फुल नेम नाम का कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपने पहले डेटा को पास करूँगी कि डेटा में कौन सा कॉलम क्रिएट करना है, फुल नेम का। ठीक है, फुल नेम में क्या होना चाहिए, फुल नेम में एक तो आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए, तो डेटा का जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है ये हमारे पास होना चाहिए, प्लस डेटा का ही जो हमारे पास लास्ट नेम वाला कॉलम है, सो स्क्वायर ब्रैकेट में लास्ट नेम ये होना चाहिए। प्रिंट कराते हैं एक बार फिर से डेटा को। जैसे ही मैं इसे रन कराऊंगी, फुल नेम में आप देंगे हमारे पास नेम्स तो निकल के आ गए, बट इनके बीच में स्पेसेस नहीं है। अब स्पेसेस के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो ये कॉन्केटेनेट तो हो गए, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या कराया है, दो कॉलम्स को कॉन्केटेनेट कराया है प्लस का यूज़ करके। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, एक प्लस और लगा दूंगी और इसके बीच में पास कर दूंगी एक स्ट्रिंग के बीच में हम स्पेस दे देते हैं। और जैसे ही मैं इसे रन कराऊंगी, अब हमारे पास जो फुल नेम्स निकल के आ रहे हैं, इसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में स्पेसेस आ रखे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें वर्क करती हैं। अच्छा, अगर अब इसके ऊपर आपको यहाँ पे डॉट स्ट्रिंग डॉट अपर कुछ ऐसा मैं लगा देती हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऊपर अपर केसेस में ये कन्वर्ट हो गया। चलो अपर नहीं लगाना, तुम्हें कैपिटलाइज लगाना है कि फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाए, तो आप यहाँ पे कैपिटलाइज लगा सकते हो, जो कि हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस के अंदर देखा था कि फर्स्ट लेटर यहाँ पे। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे फर्स्ट नेम में सब कुछ स्मॉल है, लास्ट नेम में सब कुछ स्मॉल है, बट यहाँ पे ये कैपिटलाइज होके आ गया है। और डेटा का ही लास्ट नेम अगेन इसको भी डॉट स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, स्ट्रिंग के फंक्शंस बेसिकली हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और जैसे ही मैं इसे रन कराऊंगी, हमारे पास अब आप नोटिस करेंगे जो फुल नेम निकल के आया है, एक तो इन दोनों का कॉन्केटेनेशन है, प्लस इस ये कैपिटलाइज हो रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल में कन्वर्ट हो रखा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो हमारे कॉलम्स हैं उनसे हम नए कैलकुलेटेड कॉलम्स लगा सकते हैं, नए कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मेथड हो गया। और कुछ मेथड्स हैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के, जो कि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। इस सेशन में हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉलम है, उसमें से हमें कोई नया कॉलम क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये मेथड, जिसमें हम df.loc लगाते हैं। loc यहाँ पे लॉक होता है, लॉक यहाँ पे कॉलम्स के ऊपर लगाया जाता है। loc को हम लॉक भी बोल सकते हैं, आई लॉक और लॉक दो यहाँ पे होते हैं बेसिकली, तो LOC भी बोल सकते हो या लॉक बोल सकते हो, आपकी चॉइस है। इसे हमें बोनस के ऊपर लगाना है। बोनस पे ये कंडीशन देनी है कि अगर बोनस की वैल्यू 0 है तो एक नया कॉलम क्रिएट होगा जिसका नाम होगा गेट बोनस, और उसके अंदर 0 होने पे जो वैल्यू जाएगी दैट इज नो बोनस। सिमिलरली बोनस कॉलम पे ही हमें वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 0, उसमें भी अगेन गेट बोनस नाम का हमारा कॉलम है, और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं जो कि ग्रेटर देन 0 हैं उनके लिए यहाँ पे जाएगा बोनस। एंड लास्टली हमारे पास ऐसा एक कॉलम बन के रेडी होगा। सिमिलरली अगर हमें दो नेम्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम प्लस सिंबल का यूज करके दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। अब आज के सेशन के अंदर मैं बात करने वाली हूँ कि अगर कुछ और यहाँ पे हमारे पास मेथड्स हैं जो कि कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं पैंडास को एज pd, डेटा को भी रीड कर लेते हैं। दैट डेटा इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर, एक्सेल फाइल को रीड करना है। कौन सी एक्सेल फाइल, एम्प्लॉय सैम्पल डेटा, नहीं एम्प्लॉय सैम्पल डेटा नहीं, इस बार हम प्रैक्टिस ही ले लेते हैं। दैट प्रैक्टिस अंडरस्कोर 1 डॉट xlsx, और प्रिंट कराऊंगी जैसे मैं इस डेटा को, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट यहाँ पे आएगा, जहाँ पे अगेन मैंने सेम मिस्टेक करी है कि पैंडास को पेनाडास लिखा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास यहाँ पे डेटा है, डेटा हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, ये चारों चीज़ें मेरे पास रखी हुई है। अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट करना है। लेट्स से मुझे यहाँ पे इस सैलरी का 20% कहीं और निकालना है, कि सबको मुझे 20% कुछ तो बोनस देना है या कुछ भी देना है, मुझे यहाँ पे 20% निकालना है या 10% देना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं नया कॉलम किस तरह से क्रिएट करूँगी कि भाई नया कॉलम यहाँ पे क्या होगा, डेटा,
डेटा के अंदर नया कॉलम, लेट्स से बोनस इट इज, बोनस इज इक्वल्स टू डेटा का हमारा कौन सा कॉलम है, सैलरी। सैलरी के अंदर हमारे पास क्या है, सैलरी के अंदर से हमें 20% निकालना है, सैलरी डिवाइडेड बाय 100 एंड द होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 20। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ डेटा को, तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 20,000 का 20% 4,000, 40,000 का 20% 8,000, 25,000 का 20% 5,000 एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पे सारे बोनस अमाउंट्स निकल के आ गए हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम था तो उसके ऊपर हमने यहाँ पे डिविजन करके मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे बात करूं कि ये हमारे पास यहाँ पे ये तो डेटा था, चलो इस पे हमने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि लेट्स से मेरे पास नेम्स लिखे हुए हैं, नेम के स्टार्टिंग के कुछ वैल्यूज है, या फिर मैं एक डिक्शनरी डेटा फ्रेम खुद ही क्रिएट कर रही हूँ। सो एक डेटा लेते हैं, यहाँ पे डेटा इज इक्वल्स टू मंथ्स एंड इसमें मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मैंने यहाँ पे पास किया। अब मैं चाहती हूँ कि पहले तो मैं इसका डेटा सीरीज बना लेती हूँ, डेटा फ्रेम या सीरीज जो भी आप बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। सो जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ a इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम ऑफ दिस डेटा। तो हमारे पास डेटा फ्रेम लाने के लिए प्रिंट कराना पड़ेगा एक, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा फ्रेम निकल के आएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कि एक और यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो जाता, ठीक है। सीरीज लेती तो यहाँ पे एक नया कॉलम नहीं क्रिएट होता, फिर ये सीरीज नहीं गिराता, फिर ये डेटा फ्रेम बन जाता। तो अब मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम चाहिए। लेट्स से मैं इसका नाम लिखना चाहती हूँ डेटा का। ये जो हमारे पास डेटा है एक्चुअली ए है इस बार। सो हमारे पास डेटा फ्रेम ए है, ए के अंदर शॉर्ट मंथ्स नाम से मैं इसको लेना चाहूँगी। सो शॉर्ट मंथ्स इज इक्वल टू, अब शॉर्ट मंथ्स क्या होगा, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मंथ है इसके स्टार्टिंग के 3 वैल्यू, जैसे कि हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लिखते हैं तो MON, WED, TUE ऐसे हम वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ से मुझे जैन, फैब, MAR, APR ये सब वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारा डेटा है ये किसके अंदर है, मंथ्स नाम के कॉलम के अंदर। सो इसे मैं मंथ्स ले लेती हूँ, डॉट str डॉट स्ट्रिंग में से हमें यहाँ पे क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ डॉट। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वाला फंक्शन जो लास्ट टाइम लगाती तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लगाती, डॉट ए में से 0 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स और प्रिंट कराऊँ इसको, डेटा को प्रिंट वापस से ए। तो कुछ एरर सी आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ए, यहाँ पे क्या है। चलो ए की जगह पे मैं अगर यहाँ पे दे दूँ कि हमारे जो ये जो मंथ्स हैं उसके अंदर से इसको निकालना है, तो उससे ज़्यादा बेटर यहाँ पे मेथड यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम इसे ना करते हुए डॉट मैप करती हूँ। अब मैप यहाँ पे मैप क्या होगा, मैप यहाँ पे काम करता है कि कोई भी आप अगर फंक्शन लगाते हो तो वो इस सारी वैल्यूज़ पे लग जाएगा, मैपिंग कर देता है सारे फंक्शंस की। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कि DEF एक्सट्रैक्ट नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मेरे पास होगी कोई तो वैल्यू जो मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है। अब एक्सट्रैक्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि ये बस रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे कि जो भी मेरा डेटा है, जैसे मेरे पास जो भी वैल्यू है हर कॉलम में यहाँ पे जो भी आता है, जनवरी आता है, फरवरी आता है, इसका 0 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक, तो मैं यहाँ पे मैप के साथ लगा दूंगी एक्सट्रैक्ट कि हर वैल्यू पे एक्सट्रैक्ट लग जाए। और आप देखिए शॉर्ट मंथ्स नाम का मेरे पास एक कॉलम क्रिएट हो गया है जिसमें आ गया है जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, कुछ इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज निकल के आ गई हैं। तो ये यहाँ पे मैपिंग होती है, मैप हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। आगे जाके जब हम सीबॉन कवर करेंगे उसमें फेसेड ग्रिड हमारे पास होगा, तो फेसेड ग्रिड में भी हम मैपिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने मैप देखा, वहाँ पे भी हम मैप देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे करेगा क्या कि आपकी जो यहाँ पे कॉलम्स है मंथ्स के, इसके अंदर से स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को एक्सट्रैक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका काम ही यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यू को निकालना। तो 3 यहाँ पे लेटर्स को, जो कि हमने स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे क्या करी है, बेसिकली स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करी है और इसका एक फंक्शन बनाया है जिसको हमने मंथ्स नाम के कॉलम के ऊपर लगा दिया। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होके आ गई। सो ये भी हमारे पास एक मेथड है जिससे कि हम यहाँ पे एक, हमारे पास अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम है उसके बेसिस पे एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। पैंडास के अंदर कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें डेटा को समराइज करना है, तो जब हमारे पास बड़ा डेटा सेट होता है तो उसमें से चीज़ें निकाल पाना, उसमें से चीज़ें समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
उसी के लिए हम डेटा को समराइज करते हैं। समराइज के लिए हम ग्रुप बाय का यूज करने वाले हैं। कैसे हम पैंडास के अंदर ग्रुप बाय फंक्शन का यूज कर सकते हैं वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑल्सो अगर आप बनना चाहते हैं सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ मिलती है आपको 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगी पैंडास को एज पीडी। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं डेटा। डेटा के लिए हम यहाँ पे चलते हैं pd.read_excel फाइल। एक्सेल फाइल का नाम है एम्प्लॉय सैम्पल डेटा डॉट SLXS प्रिंट डेटा। जैसे हम इसे रन कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा हो गया। अब इस डेटा को अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग की 10 वैल्यूज़ भी देखें कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ डेटा डॉट हेड और लेट्स से मैंने यहाँ पे 10 वैल्यूज़ मेंशन कर दी, तो 10 वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। बट अगेन इससे मुझे यहाँ पे कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इवन अगर मैं इस डेटा को एक्सेल में भी ओपन करूँगी तो इतनी सारी रोज एंड कॉलम्स देख के हम यहाँ पे कुछ समझ नहीं सकते हैं। तो इसी के लिए डेटा की समरी निकाली जाती है। समरी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ग्रुप बाय स्टेटमेंट का। ग्रुप बाय फंक्शन किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है। जैसे मैं यहाँ पे जीपी लगाती हूँ, जीपी इज इक्वल्स टू df एक्चुअली डेटा डॉट ग्रुप बाय करना है। अब किस चीज़ के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है, लेट्स से मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जानना है जेंडर का काउंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन करते हैं कि मुझे यहाँ पे चाहिए सबसे पहले डिपार्टमेंट। उसके बाद डॉट एग्रीगेट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन लगा के हम निकालेंगे इसका काउंट। डॉट एग्रीगेट किसका काउंट निकालना है, जेंडर का। जेंडर का हमें यहाँ पे काउंट फंक्शन चाहिए। सो काउंट यहाँ पे स्मॉल c लगेगा। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ जीपी को, इसे मैं रन कराऊंगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जेंडर के बेसिस पे मेरे पास यहाँ पे काउंट निकल के आ गया है कि जेंडर का मुझे यहाँ पे काउंट निकालना था। अब यहाँ पे आप कहते कि नहीं यार मेरे को तो मेल और फीमेल का काउंट निकालना था और एम्प्लॉय आईडीज चाहिए होती, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करती कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का काउंट निकालती और डिपार्टमेंट को डिवाइड करती जेंडर वाइज कि पहला ग्रुप बाय यहाँ पे किसके बेसिस पे हो रहा है, पहला तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, अब लेट्स से आपको डिपार्टमेंट नहीं जॉब टाइटल चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जॉब टाइटल के बेसिस पे निकालना है, जॉब टाइटल के बेसिस पे भी हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ है कंपनी के अंदर वो निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये हम डिपार्टमेंट ही रहने देते और इसके बाद अब मैं यहाँ पे चाहती कि यार मुझे यहाँ पे अभी काउंट तो मिल गया बट ये जेंडर वाइज अभी भी नहीं मिला है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉमा लगा के नेक्स्ट पैरामीटर जेंडर तो पास करते ही बट इसको रखते हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब इसको जैसे ही मैं यहाँ पे रन कराऊंगी आप देखेंगे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हमारे पास यहाँ पे पहले तो कैटेगरीज हो गई और फिर उसके बाद सब कैटेगरीज में मेरे पास यहाँ पे जेंडर निकल के आ गया। अकाउंटिंग के अंदर फीमेल्स अगर हम देखें दैट इज 53, मेल्स यहाँ पे 43। पहले हमारे पास टोटल काउंट निकल के आ रहा था एम्प्लॉय आईडी का। सो सपोज इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और मैं इसको रन कराऊँ तो कुछ इस तरह से वैल्यू मेरे पास आ रही थी कि अकाउंटिंग का पूरा अकाउंट, इंजीनियरिंग का, फाइनेंस का, ह्यूमन रिसोर्सेज, IT, मार्केटिंग, सेल्स का। अब सिमिलरली यहाँ पे मैं वापस से इस वैल्यू को पेस्ट कर दूँ और फिर रन कराऊँ तो अब मेरे पास ग्रुप बाय हुआ है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट बेसिस पे, और हर डिपार्टमेंट यहाँ पे ग्रुप बाय हुआ है जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेवल्स ऑफ मेरे पास ग्रुप बाय लगा है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे किसी और चीज़ के बेसिस पे ग्रुप बाय करना हो, लेट्स से मैं यहाँ पे लेती हूँ GP1। GP1 इज इक्वल्स टू डेटा डॉट ग्रुप बाय करना है इस बार लेट्स से ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। डॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट में अब आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको जानना है कि हर कंट्री के हिसाब से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मीन एज क्या है, तो उस केस में हम यहाँ पे एग्रीगेट में पैरेंथीसिस पास करेंगे एंड यहाँ पे एज फैक्टर मैं पास कर सकती हूँ और उसकी मुझे यहाँ पे मीन वैल्यू चाहिए। मीन यानी कि एवरेज एज हर कंट्री के हिसाब से। तो मैं जैसे ही इसे रन कराती हूँ प्रिंट करवा के, तो प्रिंट GP1 रन करते ही मेरे पास यहाँ पे हर कंट्री के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एवरेज एज निकल के आ गई। अच्छा, आपको एवरेज एज नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे एवरेज एनुअल सैलरी जाननी है तो आप यहाँ पे एनुअल सैलरी पास कर सकते हो। एवरेज एनुअल सैलरी जाननी, हर कंट्री में लोगों के पास कितनी मैक्सिमम सैलरी जा रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स वाले जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे कितनी है, तो वो अगर मुझे जानना है तो मैं यहाँ पे मैक्स लगा दूंगी। तो मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे
सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो यूएस के अंदर है, देन चाइना, नहीं एक्चुअली सबसे ज़्यादा यूएस में है, देन उसके बाद ब्राज़ील एंड देन उसके बाद चाइना। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ निकल के आ गई। तो अगर यही चीज़ें मैं फाइंड आउट करना चाहती इस डेटा से, तो मैं यहाँ पे कैसे भी फाइंड आउट नहीं कर पाती, मैनुअली मुझे सब चीज़ें करनी पड़ती। बट अगर मैं यहाँ पे इस डेटा का समराइज़ कर लूँ, इस डेटा को समराइज़ करके ग्रुप बाय लगा लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जिस भी बेसिस पे मैं यहाँ पे ग्रुप बाय लगाना चाहती हूँ, अब यहाँ पे कंट्री में भी तुम यहाँ पे जानना चाहते हो जेंडर के बेसिस पे, भाई मेल और फीमेल के बेसिस पे आप जानना चाहते हो, तो हम यहाँ पे जेंडर पास करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ, इसे मैं रन कराऊंगी। तो कंट्री में जेंडर के बेसिस पे मेरे पास मैक्सिमम सैलरी की, फीमेल की मैक्सिमम सैलरी, ब्राज़ील में मैक्सिमम सैलरी ऑफ अ फीमेल इज 2,58,426। यूएस में भी मैक्सिमम सैलरी फीमेल की है और चाइना में मैक्सिमम सैलरी मेल की है। तो ऐसे हमें किस चीज़ से पता चला, ये हमें यहाँ पे इजीली पता चल गया विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय। अगर हम इस डेटा को देखते तो हमें ये इजीली बिल्कुल नहीं पता चलता, बट इस डेटा से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे ग्रुप बाय करके डेटा की समरी क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ये हो गया हमारे पास ग्रुप बाय स्टेटमेंट। ग्रुप बाय के अंदर आप यहाँ पे, अब जरूरी नहीं है आपको एनुअल सैलरी का मैक्सिमम ही चाहिए, आपको चाहिए कि एनुअल सैलरी का मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास एग्रीगेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी के अंदर जैसे ही मैं इसे पास करती हूँ एंड मैक्सिमम के बाद मैं यहाँ पे मिनिमम पास करती हूँ, तो मेरे पास दो सैलरीज निकल के आएंगी। अब सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे ये मैक्सिमम तो गिवन है, मैक्सिमम के साथ साथ आपको ये भी चाहिए कि भाई एज के ऊपर, लेट्स से कि मेरे पास एज यहाँ पे है, एज के ऊपर मुझे चाहिए मिनिमम एज चाहिए हर कंट्री से, तो हर कंट्री से मेरे पास मिनिमम एज भी निकल के आ गई। तो ये सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं, जो भी हमारे मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, एवरेज के लिए हमारे पास मीन होता है, काउंट लगाना है, सम लगाना है, ये सारी चीज़ें जो भी हमें यहाँ पे गेट करनी है वो इजीली हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय। तो आप यहाँ पे ग्रुप बाय करते हो, किस कॉलम के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है वो डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ कंट्री और अ जेंडर, एंड देन एग्रीगेट वैल्यू क्या निकालनी, चलो तुमने ग्रुपिंग तो कर दी, ग्रुप करके तुम एग्रीगेट क्या निकालना चाहते हो वो तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना होगा। सो यहाँ पे आप डबल पैरामीटर्स दे सकते हो, इसके अंदर ट्रिपल पैरामीटर्स दे सकते हो कि जेंडर और जेंडर के बाद भी तुम्हें किसी और चीज़ के बेसिस पे करना हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जितने आप कैटेगरीज बनाना चाहो बना सकते हो, और जितने आपको एग्रीगेट वैल्यूज निकालने हैं निकाल सकते हो। जितनी छोटी है, जितनी प्रिसाइज ये रहेगी ज़्यादा बेटर वही रहेगा, क्योंकि जब हम चार्ट्स बिल्ड करेंगे तो चार्ट्स में भी हमें ये काफ़ी हेल्प करेंगी। सो आई होप गाइज कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम पैंडास के अंदर मर्ज, जॉइन या कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं डेटा फ्रेम्स को। सो इसे करने के लिए हमारे पास काफी सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। मर्ज करना है हमें कोई भी डिफरेंट, हमारे पास दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स उनको मर्ज करना है, उनके अंदर जॉइंस लगाने, इनर जॉइन, जैसे हमने एसक्यूएल के अंदर अगर आपने कभी सुना हो तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस होते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ऐसे डिफरेंट जॉइंस अगर हमें यहाँ पे परफॉर्म करने हो तो वो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट कैसे करा सकते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे आज के सेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसके लिए मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ पैंडास को और यहाँ पे बना लेती हूँ मैं एक सैम्पल डेटा, जिससे कि हमारे लिए यहाँ पे समझना इजी हो जाएगा। सो ये हमारे पास डेटा 1 है, डेटा 1 इज इक्वल्स टू, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लेने वाली हूँ कंपनी के। सो यहाँ पे मैं लेती हूँ, लेट्स से सबसे पहले है एम्प्लॉय आईडी, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एम्प्लॉय आईडी नाम का एक पैरामीटर, ठीक है। और इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज दे दी, जैसे कि E001 या E01, E02, E03, E04, E05 एंड E06। ये हमारे पास 6 डेटा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाती हूँ कॉमा लगा के, मैं नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू दूँ दैट विल बी देयर नेम्स। तो मैं यहाँ पे नेम्स ले लेती हूँ कि एम्प्लॉयज के हमारे नेम्स क्या है। सो स्टार्ट करते हैं विद राम, श्याम, राहुल, विशाल एंड रवि, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे 5 नाम है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी लेट्स से इनकी एज, तो एज मेरे पास यहाँ पर है और कुछ 5 पैरामीटर्स मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। ये हमारी एक डेटा फ्रेम, फर्स्ट डेटा फ्रेम बन जाएगी। दूसरी हमारी डेटा 2 नाम का एक पैरामीटर यहाँ पे ले लेते हैं, जिसके अंदर में सेम हमारे पास जैसे एम्प्लॉय आईडी है एज इट इज एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे ले लेती हूँ, और यहाँ पे भी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है। अब मैं यहाँ पे दूसरी चीज जो मेंशन करना चाहती हूँ लेट्स से है वो है सैलरी, एंड सैलरी यहाँ पे
45,000, क्योंकि ये न्यूमरिक वैल्यू है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 45,000, 56,000, 34,000, 30,000 एंड 50,000। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे और भी चीजें मेंशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल सिटी या कुछ भी आपको और यहाँ पे मेंशन कराना हो। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे इतना सफिशिएंट है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डेटा फ्रेम 1 क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम 1 इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम बनेगी आउट ऑफ डेटा 1, तो हम यहाँ पे डेटा 1 मेंशन करेंगे, और ये डेटा फ्रेम 2 जो यहाँ पे बनेगी वो बनेगी आउट ऑफ डेटा 2, सो यहाँ पे पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी डेटा 2 को, इंस्टेड ऑफ डेट 2 यहाँ पे होगा हमारे पास डेटा 2। इनको एक बार प्रिंट कराते हैं, सो प्रिंट df1 प्रिंट एंड प्रिंट df2। इसको एक बार देखते हैं हम किस तरह से ये बन के आई है यहाँ पे। सो डेटा फ्रेम डेटा 1 के अंदर हमारे पास कुछ इशू है। डेटा 1 में हमारे पास यहाँ पे क्या इशू है एक बार देखते हैं। 5 पैरामीटर्स, ओके, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 6 यूजर नेम्स है, मतलब 6 यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज हैं, तो ये वैल्यूज भी मुझे यहाँ पे 6 ही चाहिए। तो एक और यहाँ पे डेटा हम ऐड कर देते हैं, एक और पर्सन का। सो मैं यहाँ पे जॉन का डेटा ऐड कर देती हूँ। सो सारे इंडियन नेम्स एंड एक जॉन यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एज दे देते हैं कि 36 एज है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड किया तो सैलरी भी यहाँ पे दे देते हैं इसकी कि 62,000 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स, दोनों यहाँ पे डेटा फ्रेम्स निकल के आ गई हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। अब हो सकता है कि यहाँ पे किसी किसी की कोई चीज अवेलेबल ना हो, पर फिलहाल को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सब कुछ सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। तो अब इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ विद द मर्ज। तो मर्ज की केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, मर्ज की केस में मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्रिंट pd डॉट मर्ज। मर्ज करना है, किसको मर्ज करना है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे df1 df2। इसे एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ और मर्ज करेंगे हम इसे। मर्ज करते टाइम हम यहाँ पे और पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं, जैसे मैं शिफ्ट प्लस टैब यहाँ पे दबाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट है, राइट है, किसके बेसिस पे आपको मर्ज करना है। ऑन यहाँ पे एक पैरामीटर होता है, तो हम यहाँ पे ऑन पास करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ। अब आप यहाँ पे कॉमन क्या देख रहे हो कि हमें यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूँ तो कॉमन चीज क्या है, किसके बेसिस पे मैं मर्ज करूँ। तो मैं यहाँ पे मर्ज कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे एम्प्लॉय स्पेस आईडी और इसे यहाँ पे हटाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में से। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मेरे पास df1 df2 मर्ज होके आ गई है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हमारे पास ये डेटा मर्ज होके आ गया है, ठीक है। कि 1 2 3 4 5 6 अगर मैं सिर्फ ये नीचे वाला डेटा देखती, अगर सिर्फ मैंने यहाँ पे df1 को प्रिंट ही नहीं कराया होता, सिर्फ डेटा फ्रेम 2 होता मेरे पास। सपोज किसी कॉलम, किसी शीट के अंदर, चाहे वो एक्सेल शीट है, CSV शीट है, उसमें सिर्फ ये ऊपर वाला डेटा हो मेरा, इसको देख के मुझे ये तो समझ में आ जाएगा कि एम्प्लॉय 1 की सैलरी इतनी, बट एम्प्लॉय 1 है कौन। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मर्ज कराएंगे विद अवर डेटा 1, जिसके अंदर हमारे पास सारी डिटेल्स लिखी है। तो अब हमारे पास मर्ज होके क्या क्या निकल के आ गया, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 4 5 6, ठीक है। और हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं। अब ये वैल्यूज तो तब की है जब हमारे पास कोई भी नॉन वैल्यू नहीं है। व्हाट इफ हमारे पास यहाँ पे कोई नल वैल्यू हो या एम्प्टी वैल्यू हो, या फिर हमारे पास किसी का डेटा अवेलेबल ही ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये दे दिया एम्प्लॉय 2 की जगह पे एम्प्लॉय 7, जो कि फर्स्ट में नहीं है। यहाँ पे मैंने दे दिया एम्प्लॉय 8, ठीक है। और इसको अब मैं यहाँ पे रन कराती हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे एम्प्लॉय, इसको अब मैं यहाँ पे रन कराती हूँ। तो पहले इसको रन कराते हैं, फिर उसके बाद इसे रन कराएंगे। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 0 1 2 3 यहाँ पे 4 ही हमारे पास इंडेक्सेस आए हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय 2 की डिटेल्स हमारे पास किसके अंदर नहीं है, नेक्स्ट डेटा के अंदर नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉय 2 है बट नीचे एम्प्लॉय 2 नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉय 5 है, नीचे एम्प्लॉय 5 नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉय 7 है, ऊपर नहीं है, और एम्प्लॉय 8 नीचे है, ये ऊपर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे मर्ज कौन कौन सी वैल्यू होके आ गई, जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन वैल्यूज थी। दैट मीन्स डिफॉल्ट यहाँ पे ज्वाइन लग रहा होगा, ज्वाइन यानी कि हाउ इज इक्वल्स टू, इसके अंदर लग रहा होगा इनर। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन वैल्यूज निकल के आ रही है। अब यहाँ से अगर मैं लेफ्ट में इसको दे दूंगी हाउ इज इक्वल्स टू लेफ्ट, तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि जो टेबल मैंने यहाँ पे लेफ्ट पे लिखी हुई है, ये df1 को मैंने लेफ्ट पे लिखा है और df2 को मैंने राइट पे लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इनके आगे पैरामीटर्स भी दे सकती हूँ कि ये मेरी लेफ्ट की टेबल है और ये मेरी राइट की टेबल है, ठीक है। अब मैं रन कराऊंगी तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये हुआ है कि लेफ्ट का तो मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा, जो मेरी लेफ्ट वाली टेबल है 1 2 3 4 5 6,
इसका तो मेरे पास पूरा डेटा आ जाएगा, बट जो डेटा यहाँ पे सेकंड टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है वहां पे नैन लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि मर्ज तो हो रहे हैं, बट किस बेसिस पे मर्ज हो रहे हैं? लेफ्ट जॉइन के बेसिस पे, जिसमें हमारे पास लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा निकल के आ रहा है, पर राइट टेबल का वही डेटा आ रहा है जो कि लेफ्ट के साथ हमारे साथ कॉमन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मर्ज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी। और कौन सा मर्ज किया? हमने लेफ्ट मर्ज किया है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे राइट मर्ज करना होगा तो मैं यहीं पे क्या पास कर दूंगी? द वेरी सेम पैरामीटर्स में यहाँ पे दूंगी। ठीक है, एक नया सेल ओपन कर लेते हैं, इसे मैं यहाँ पे पास करती हूँ और यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे मैं राइट पास करूंगी। जैसे मैं इसे रन कराती हूँ तो आप देखोगे कि मेरे पास राइट का पूरा डेटा है। राइट में अपने पास 7 और 8 आईडी थी, तो राइट का तो पूरा डेटा है, पर लेफ्ट का जो डेटा अवेलेबल नहीं है। 7 और 8 का मेरे पास सैलरी अवेलेबल है, तो सैलरी का डेटा यहाँ पे मेंशन्ड है, बट इसका नेम एंड एज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये चीजें मेरे पास यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। इस तरह से हमारे पास मर्ज वर्क करता है। तो ये हमारे पास मर्ज हो गया कि अगर आपके पास दो डिफरेंट डेटा फ्रेम्स हैं, उनको आपको मर्ज कराना है। मर्ज किसके बेसिस पे कराना है? हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे कराएंगे। रीजन भी कि ये एक हमारे पास यूनिक कॉलम होता है। लोगों के एक ही कंपनी के अंदर दो लोगों के सेम नाम हो सकते हैं, बट दो लोगों की सेम एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकती। तो इसका यूनिक होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम हमेशा जब भी कराते हैं मर्ज तो कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे मर्ज की टेक्निक हो गई। सिमिलरली हम ज्वाइन भी लगा सकते हैं। ज्वाइन किस तरीके से कि मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ प्रिंट pd डॉट ज्वाइन df1 df2। सिमिलरली हम यहाँ पे इसे कॉन्कैटिनेट भी करा सकते हैं। कॉन्कैटिनेट कैसे कराना है? कॉन्कैटिनेट के लिए यहाँ पे हमारे पास जरूरी होता है कि हमारे पास जो दो डेटा है वो एक जैसे टाइप के हों। जैसे कि ये मेरे पास तो हो गया एक डेटा 1, ठीक है, इसके लिए ज्वाइन हमने यहाँ पे देख ही लिया है। अब मैं यहाँ पे एक डेटा 2 ले लेती हूँ, जिसके अंदर मैं सिमिलर ही टाइप ऑफ डेटा यहाँ पे ले रही हूँ, बट इस बार मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे मैं कुछ और एम्प्लॉय आईडी दे रही हूँ। सपोज मैं यहाँ पे दे रही हूँ 6 के बाद 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, यहाँ पे नेम्स भी हम चेंज कर देते हैं। सो इस बार कुछ नए नेम्स हम यहाँ पे दे देते हैं। सो मैं यहाँ पे देती हूँ नेम्स लाइक बिट्टू, चिंटू, और मैंने यहाँ पे पप्पू दे दिया, छोटू। तो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं ये हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद लास्टली 4 नेम हमारे पास हो गए ना, तो बंटी। सो ये मेरे पास 6 नाम और हो गए। इनके में एजेस यहाँ पे, ठीक है, एजेस यहाँ पे ये सेम जान देते हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे रन करा दिया ताकि मैं यहाँ पे इसे कॉन्कैटिनेट कर पाऊँ। अब मुझे कॉन्कैटिनेट किसको करना है, तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ pd डॉट कॉन्कैट करना है मुझे यहाँ पे डेटा 1 और डेटा 2 को। तो इसको हम एक डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर करा देते हैं। दैट df1 इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे डेटा 1, एंड सिमिलरली मैं यहीं पे पास कर देती हूँ दैट df2 इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, जहाँ पे हम लिख देंगे डेटा 2। ऊपर का पार्ट रन कराते हैं। यहाँ पे हमें भेजना है df1 df2। इसे मैं जैसे ही रन कराऊंगी आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, नेम्स, एज उसी तरह से हमारे पास निकल के आ गए हैं। एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10। अब आप ऑल्सो नोटिस करोगे कि हमारे इंडेक्सेस जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 0 1 2 3 4 5 है। क्यों? क्योंकि ये जब कॉन्कैटिनेट हुए हैं तो उस टाइम पे इंडेक्सेस भी हमारे साथ में कॉन्कैटिनेट हो गए हैं। तो हमारे पास एक ही इंडेक्सेस पे दो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 है। तो इस तरह से हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्कैटिनेट करना है तो आपके पास यहाँ पे दो जो डेटा फ्रेम्स होनी चाहिए, सिमिलर डेटा फ्रेम्स होनी चाहिए। जैसे होता है ना हमारे पास कि अगर हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का डेटा होता है और तीनों मंथ के डेटा को आपको कंबाइन करना है। तो तीनों महीने के डेटा को आप क्या कर सकते हो, कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास pd डॉट कॉन्कैट मेथड होता है जो कि दो डेटा फ्रेम्स को मर्ज कर देता है, यानी कि आपस में कॉन्कैटिनेट कर देता है, एक दूसरे के नीचे यहाँ पे लाके हमें रख देता है। तो इस तरह से कॉन्कैटिनेट वर्क करता है। So guys, पिछले सेशन में हमने कवर किया कि pandas के अंदर कैसे कॉन्कैट, मर्ज एंड जॉइन वर्क करता है। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास डेटा फ्रेम्स है, दो डेटा फ्रेम्स है, अगर हमने एक डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएटेड है और हमने अपने ये डेटा फ्रेम क्रिएट करी है, तो उनको अगर हमें उनकी वैल्यूज को यहाँ पे कंपेयर कराना हो कि क्या क्या उनकी वैल्यूज के अंदर नया कंपैरिजन आया। कि सपोज मान लीजिए कि एक डेटा है हमारे पास इस साल का और एक डेटा है हमारे पास पुराने साल का,
तब पुराने साल की डेटा में और नए साल की डेटा में यहाँ पे क्या चेंजेस आए, अगर वो हमें यहाँ पे कंपेयर कराना हो तो उसके लिए हमारे पास कंपेयर का मेथड होता है pandas के अंदर, वही आज हम कवर करने वाले हैं सेशन के अंदर। तो आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे pandas को एज pd। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे pandas जैसे मैंने इंपोर्ट करे उसके बाद यहाँ पे एक डिक्शनरी में क्रिएट कर लेती हूँ। डिक्शनरी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं लैंग्वेजेस ले लेती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास आ गई लैंग्वेजेस। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा ले लेती हूँ यहाँ पे फ्रूट्स का, कि हमारे पास एक फ्रूट मार्केट है या फिर एक फ्रूट का स्टोर है एंड वहाँ पे हमारे पास अलग अलग फ्रूट्स अवेलेबल हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे मैंगो एंड यहाँ पे है एप्पल्स, बनाना एंड पपाया। ठीक है, 4 फ्रूट्स हैं हमारे पास और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इनकी प्राइस। तो प्राइस लेट्स से कि यहाँ पे पहले तो मैंगोज की बात करते हैं, तो मैंगोज यहाँ पे ज्यादा महंगे नहीं मिलते, 100 के मान लो। एंड उसके बाद एप्पल्स महंगे हैं 150 के, बनाना महंगे नहीं है 50 के मान लेते हैं एंड पपाया भी ज्यादा महंगा नहीं है तो इसको हम 35 का एक मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटी की बात करती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है फ्रूट मार्केट के अंदर। तो मान लीजिए कि हमारे पास इसके 10 कार्टन है मैंगोज की, या 15 ले लेते हैं क्योंकि मैंगोज का तो अभी सीजन है। तो यहाँ पे मैंगोज के 10 कार्टन है, तो यहाँ पे मैंगोज की 15 कार्टन है एंड एप्पल्स की 10 कार्टन है। बनाना यहाँ पे हमारे पास वापस से 10 ले लेते हैं एंड पपाया यहाँ पे 5 कार्टन या फिर 3 कार्टन ले लेते हैं पपाया के। ठीक है, अब ये डिक्शनरी मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ पे df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, इसका डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पे पास कर लेते हैं डिक्शनरी को। एंड इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ df को, तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट किस तरह का आता है। सो हमारे पास इस तरह का आउटपुट आया कि यहाँ पे 0 1 2 3 आ गया, फ्रूट्स आ गया है, प्राइस आ गया और उनकी क्वांटिटी यहाँ पे आ गई है। अब मान लीजिए कि ये 1 महीना निकल चुका है एंड 1 महीने बाद यहाँ पे डेटा के अंदर कुछ चेंजेस आए, या फिर यहाँ पे 1 दिन के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। मतलब फ्रूट्स तो कुछ ऐसी चीज है कि यहाँ पे 1 दिन बाद भी नए चेंजेस आ सकते हैं, या फिर 1 महीने बाद अब यहाँ पे चेंजेस ला रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस चेंजेस हुए हैं और उसके बाद अब यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है फ्रूट्स की वो यहाँ पे चेंज हुई है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक और डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगी जो कि इसी की कॉपी होगा, बट यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो इसको कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है दैट df2 इज इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ पे df1 लिख लेती हूँ। सो df2 इज इक्वल्स टू df1 डॉट कॉपी, तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। एज सून एज मैं अगर इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, तो अगर मैं df2 को यहाँ पे रन कराती हूँ, कि मैं प्रिंट करा देती हूँ df2 को, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 2 डेटा फ्रेम्स क्रिएट हो चुके हैं जिसके अंदर सिमिलर डेटा, एग्जैक्टली सिमिलर डेटा है। बट यहाँ पे ये 1 महीने बाद का स्टार्ट है, तो 1 महीने बाद की स्टार्ट में यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस ला देती हूँ कि जैसे यहाँ पे चेंजेस आए किसकी प्राइस के अंदर, यहाँ पे मैंगो के प्राइस में चेंजेस आए, एप्पल्स की प्राइस में चेंजेस आए, बनाना वैसा का वैसा है, पपाया के प्राइस में यहाँ पे चेंजेस आए, तो इन तीनों की प्राइस में यहाँ पे चेंजेस ला देते हैं। तो यहाँ पे df2 डॉट लोकेशन में लिखती हूँ। लोकेशन के अंदर अब मुझे यहाँ पे क्या देना है कि मुझे लोकेशन जो हमारी 0 लोकेशन है यानी कि 0 इंडेक्स है, इस पे मुझे चाहिए प्राइस के अंदर चेंजेस। एंड क्या चेंजेस चाहिए कि यहाँ पे पहले प्राइस क्या था, पहले यहाँ पे 100 था, मैंगोज महंगे हो गए तो यहाँ पे 120 मैंने कर दिया। सिमिलरली मैं df2 ले लेती हूँ डॉट लोकेशन, वापस से स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं यहाँ पे पास करूंगी 1 पे हमारे पास यहाँ पे थे एप्पल्स, वापस से इसकी प्राइस मुझे यहाँ पे चेंज करनी है एंड प्राइस यहाँ पे हो गए। सो पहले ये 150 के थे, अब ये 175 के हो गए हैं। सिमिलरली df2 डॉट लोकेशन एंड बात करते हैं यहाँ पे 3 की। 3 हमारे पास बनाना है, बनाना की भी यहाँ पे प्राइस चेंज हुई है एंड प्राइस यहाँ पे पहले एक्चुअली 3 पे हमारे पास यहाँ पे पपाया है, तो पपाया की प्राइस चेंज हुई, पपाया की प्राइस पहले 35 थी, अब मान लीजिए अब 30 हो गई है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मैं वापस से ले लेती हूँ और इस बार मुझे यहाँ पे क्या चेंज करानी है, क्वांटिटी चेंज करानी है। तो क्वांटिटी पहले यहाँ पे क्या क्वांटिटीज थी वो मैं देख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे नई क्वांटिटीज क्या आई है वो यहाँ पे मेंशन करा देंगे। तो पहले यहाँ पे था 15 10 एंड 3, तो 15 की जगह अब यहाँ पे मैंगो की डिमांड जैसे मान लीजिए कम हो गई है, तो यहाँ पे हो गया है 12। एप्पल्स की डिमांड बढ़ गई है, तो यहाँ पे 10 थे तब ये 15 हो गए हैं और उसके बाद यहाँ पे इसकी क्वांटिटी, सो इसकी क्वांटिटी हम यहाँ पे 5 कर देते हैं। तो नई क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे 5 आ गई। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ डेटा फ्रेम 2 को, तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो डेटा फ्रेम 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी क्यों इस तरह से आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वांटिटी स्मॉल क्यू ले ली है, तो हमें यहाँ पे कैपिटल क्यू क्वांटिटी लेनी है एंड यहाँ पे भी हमारे पास कैपिटल क्यू में क्वांटिटी है। अब दोबारा अगर मैं यहाँ पे इसको रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटीज चेंज होकर आई है कि डेटा फ्रेम 1 के अंदर हमारे पास है 15 10 10 3 और यहाँ पे इसके अंदर है 12 15 10 5 और इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज थी, प्राइस थे 100 150
50 एंड 35 और नए प्राइसेस है यहाँ पे 120, 175, 50 एज इट इज है एंड नया प्राइस यहाँ पे है 30। बट यहाँ पे आप अलग अलग फाइल्स के अंदर, अलग अलग डेटा फ्रेम्स के अंदर अगर मैं इनको कंपेयर करा दूं तो काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी तो ये क्या है, स्मॉल अमाउंट में डेटा है तो मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक पेज के अंदर दिख रहा है। बट अगर हमारे पास हीप्स ऑफ डेटा और तब मुझे वहाँ पे वैल्यूज को कंपेयर कराना हो तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसीलिए हमारे पास यहाँ पे कंपेयर का फंक्शन होता है कि pandas के अंदर आप कंपेयर करा सकते हैं। अगर आपके पास सिमिलर वैल्यूज है, मतलब सिमिलर कॉलम्स है और उनके बीच में आपको पहले और अभी का कंपैरिजन कराना हो तो हम यहाँ पे सिंपली कंपेयर का मेथड यूज करते हुए इन्हें कंपेयर करा सकते हैं। तो अब कंपेयर कराने का यहाँ पे सिंपल सा मेथड है कि मुझे यहाँ पे किसको कंपेयर कराना है, df1 से कंपेयर कराना है df2 को। तो df1 डॉट कंपेयर df और इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में ऐड कर देते हैं और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देती हूँ। तो प्रिंट कराना है क्या, df1 डॉट कंपेयर df2, यानी कि df1 से हमें कंपेयर कराना है df2 को। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सेल्फ अदर। तो यहाँ पे प्राइस के अंदर हमारे पास क्या आ गया, सेल्फ पहले प्राइस थी, यानी कि पहले की जो प्राइस है वो थी 100, 150 एंड 35। अदर यानी कि अब जो नई प्राइस आई है वो है 120, 175 एंड 30। एंड सेल्फ अदर में अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, तो क्वांटिटी के अंदर हमारे पास सेल्फ पहले प्राइस थी 15, 10 एंड 3 एंड यहाँ पे अदर प्राइस आ गई है 10, 15 एंड 5। तो यहाँ पे 0, 1, 3 हमारे पास इंडेक्स आया, यानी कि जिसके अंदर यहाँ पे चेंजेस आए हैं वही वैल्यूज यहाँ पे ऑब्टेन हुई है। सेकंड के अंदर यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं आए तो सेकंड की जो वैल्यू है यहाँ पे ऑब्टेन नहीं हुई है। यहाँ पे आप अलाइनमेंट भी दे सकते हैं एक्सिस का, कि अगर आपको एक्सिस में यहाँ पे अलाइनमेंट देना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा एंड एक्सिस, अलाइन एक्सिस के अंदर हम यहाँ पे कर देंगे 0 को। सो अगर अब मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास 0, यानी कि 0 सबसे पहले किसकी बात हो रही है, 0 इंडेक्स पे हमारे पास मैंगोज है, तो मैंगोज का सेल्फ में प्राइस आ गया 100 एंड अदर में प्राइस आ गया यहाँ पे 120। तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सिस 1 होता है। अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो अब मुझे यहाँ पे किस तरह से वैल्यूज मिलती है कि 0, यानी कि फर्स्ट हम किसकी बात करें, मैंगो की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 रो क्रिएट हो गई है सेल्फ एंड अदर नाम से। सेल्फ एंड अदर में हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस डेटा है, अदर के अंदर हमारे पास नया डेटा है। देन 1 की बात करें, 1 इंडेक्स पे हमारे पास एप्पल्स है, एप्पल्स में सेल्फ के अंदर हमारे पास प्रीवियस डेटा है, अदर के अंदर सेकंड डेटा है। फिर अगेन हम थर्ड की बात करें, यानी कि थर्ड हमारे पास है पपाया, पपाया के अंदर हमारे पास सेल्फ में फर्स्ट डेटा है, अदर के अंदर दूसरा डेटा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सिस का अलाइनमेंट भी होता है। नेक्स्ट चीज होती है यहाँ पे कीप इक्वल। तो दोनों चीज यहाँ पे देखेंगे हम, कीप इक्वल एंड कीप शेप। कीप इक्वल को अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूं, इसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर देती हूँ तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। सो डिफॉल्ट को अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देती हूँ तो उसके बाद हमारे पास वो वैल्यू जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, मतलब जैसे कि हमारे पास 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, 2 आएगा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर इसको यहाँ पे करवाती प्रिंट df1 डॉट कंपेयर df2 बिना यहाँ पे दिए कीप इक्वल इज इक्वल्स टू ट्रू, तो डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर यहाँ पे हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे इसी को ट्रू की जगह यहाँ पे फॉल्स कर दूं, तो अभी यहाँ पे मैं बात करती हूँ कीप शेप की। कीप शेप हमारे पास एक फंक्शन होता है, कीप शेप को अगर मैं यहाँ पे ट्रू रखूंगी, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ऊपर वाले और नीचे वाले कंपैरिजन में किस तरह से वैल्यूज आती है। तो कीप शेप में यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास पहले तो जो डेटा में चेंजेस आए थे वो वाला डेटा अवेलेबल हुआ था। बट अगर मैं यहाँ पे कीप शेप की बात करती हूँ तो जो डेटा हमारे पास यहाँ पे इक्वल वैल्यूज को दे रहा है, यानी कि फ्रूट्स के अंदर तो हमारे पास क्या है, दोनों के अंदर इक्वल वैल्यू है। यहाँ पे मैंगो है, इधर भी मैंगो है, तो यहाँ पे उसकी जगह नैन आ चुका है, यानी कि नॉट अ नंबर। एंड वही एट द सेम टाइम यहाँ पे एप्पल है, देन बनाना है, देन पपाया है, तो दोनों के लिए यहाँ पे नैन वैल्यूज आ चुकी है। प्लस यहाँ पे सेम वैल्यूज है सेल्फ एंड अदर के अंदर, की सेल्फ में हमारे पास नैन वैल्यू है क्योंकि हमने यहाँ पे बनाना के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बनाना की प्राइस पहले भी यहाँ पे कितनी थी, बनाना की प्राइस 50 थी, तो अभी भी यहाँ पे 50 है। क्वांटिटी के अंदर भी हमने कोई चेंजेस नहीं लिया है कि जितनी यहाँ पे पहले 10 कार्टन थी तो अभी भी यहाँ पे 10 कार्टन आएंगे, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आए। तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यूज क्या है, नैन वैल्यूज आ चुकी है। एंड इसको मैं यहाँ पे फॉल्स कर अगर एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे रन कराते हैं तो मुझे यहाँ पे एज इट इज डेटा मिल जाएगा, यानी कि इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है, कीप शेप की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे फॉल्स होती है। अगर हमें यहाँ पे वो वैल्यूज भी दिखानी है जो कि इक्वल वैल्यूज है, और वहाँ तो अगर हमें यहाँ पे वो वैल्यूज दिखानी है जो कि इक्वल वैल्यूज है, तो फिर उस केस में हमें यहाँ पे इसको ट्रू करना होता है। और ट्रू करते हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, जो वैल्यूज जिनका डेटा हमारे पास इक्वल है वो वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। बट किस फॉर्म में डिस्प्ले होती है, नैन्स की फॉर्म में यहाँ पे, यानी कि नॉट अ नंबर के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे कंपैरिजन क्लियर हो गया होगा कैसे हम अगर आई होप गाइस कि यहाँ पे कंपैरिजन क्लियर हो गया होगा कैसे अगर हमें 2 टेबल्स के बीच में कंपैरिजन कराना है तो फिर हम कैसे यहाँ पे कंपैरिजन करा सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 साल का डेटा है और अगले साल का यहाँ पे डेटा है, या फिर एक ही महीने के अंदर भी डेटा चेंज हो रहा है, एक दिन के अंदर भी डेटा चेंज हो रहा है, और हमें दोनों के अंदर कंपैरिजन देखना है कि कितना यहाँ पे चेंजेस आए हैं
और उस चेंजेस को यहाँ पे व्यू करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंपेयर का सिंपल सा मेथड है वो यूज कर सकते हैं एंड कंपेयर करा सकते हैं दो डेटा फ्रेम्स को। तो गाइस पिछले सेशन में हमने कवर किया कि पैंडास के अंदर दो डेटा फ्रेम्स को कैसे कंपेयर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पैंडास के अंदर ही पिवोटिंग एंड मेल्टिंग की। तो गाइस पिवोटिंग एंड मेल्टिंग को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पिवोटिंग की। तो पिवोटिंग यहाँ पे क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई डेटा फ्रेम और उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें, जैसे कि हमारे पास हो गया उसका इंडेक्स, यहाँ पे हमारे पास हो गया उसका कॉलम्स और उसके बाद हो गया उसके अंदर वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास हो गई। तो गाइस पिवोटिंग को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। ऑल्सो अगर आप बनना चाहते हैं सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ मिलती है आपको 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। तो गाइस जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पिवोटिंग की। तो पिवोटिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के अंदर मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा है कि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे नेम्स है, जैसे कि मैंने ले लिया जॉन, डेविड, पीटर, लीसा, बेन। यहाँ पे मैंने ये 5 नाम ले लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनकी हाउसेस ले लिए, ब्लू, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन हाउस में है बेन, ठीक है। अब यहाँ पे पिवोटिंग क्या कहता है, पिवोट 3 पैरामीटर यहाँ पे लेता है। सबसे पहले कॉलम को बना देता है इंडेक्स, दूसरे कॉलम को यहाँ पे बना देता है कॉलम नेम्स, यानी कि ये बन जाएंगे कॉलम नेम्स, यानी कि इस तरह से ये बन जाएगा कि हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 कॉलम नेम्स बन जाएंगे कुछ इस तरह से, जॉन, डेविड, पीटर, लीसा एंड बेन। और उसके बाद इनके अंदर की वैल्यूज कुछ इस तरह से आ जाएगी कि 1 के अंदर अगर हमारे पास ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, 2 के अंदर हमारे पास डेविड में रेड है तो यहाँ पे रेड आ जाएगा, 3 के अंदर हमारे पास वापस ब्लू है तो ब्लू यहाँ पे आ जाएगा, सिमिलरली येलो यहाँ आ जाएगा एंड लास्टली ग्रीन, ठीक है। और बाकी की जो वैल्यूज हो जाएंगी वो नॉन वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले वाले कॉलम को तो ले रहा है इंडेक्स की तरह, दूसरे वाले को ले रहा है यहाँ पे कॉलम नेम्स की तरह, और तीसरी चीज को यहाँ पे ले रहा है इनकी वैल्यूज की तरह। अब तीसरी के अंदर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक ही कॉलम, अगर यहाँ पे दो एक और कॉलम होता है कि जैसे मैं मान लेती हूँ यहाँ पे एक ग्रेड नाम से भी कॉलम होता, और ग्रेड के अंदर भी यहाँ पे कुछ ग्रेड्स दी हुई होती कि जैसे ये कौन कौन सी ग्रेड के अंदर है। तो यहाँ पे ग्रेड है 3rd, यहाँ है 4th, यहाँ पे है 7th, यहाँ है 8th एंड यहाँ है 9th। तो इसके अंदर यहाँ पे ये चीजें भी आती, यहाँ पे ग्रेड भी यहाँ पे फिल हो जाती। तो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, इस पिवोटिंग को मैं यहाँ पे आपको पाइचार्म के अंदर एक्सप्लेन करती हूँ कि हम यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूंगी पैंडास को, दैट इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी। इसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ एक डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। डिक्शनरी के अंदर मैं यहाँ पे कुछ कीज एंड वैल्यूज लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं कीज, और 2 कीज मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। तो K1 नाम की एक की है मेरी एंड दूसरी है K2 नाम की। दोबारा से यहाँ पे K1 रिपीट हो रही है एंड K2 है हमारे पास। कॉमा लगा के मैं यहाँ पे अब ले लेती हूँ नेम्स। तो मैंने यहाँ पे ले लिया नेम एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यूज पास कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया जॉन, बेन, डेविड एंड पीटर। सिमिलरली मैंने यहाँ पे ले लिया इनके हाउसेस की, कौन कौन से हाउसेस के अंदर है। तो स्कूल के अंदर हमारे पास हाउसेस होते हैं अलग अलग कलर वाले, तो वो हाउसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है एक सबसे पहले रेड, देन ब्लू, ग्रीन एंड दोबारा से यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेड को, ठीक है। तो यहाँ पे चार हमारे पास चीजें हो गई कि हमारे पास 4 कीज हो चुकी है। 4 कीज में भी हमारे पास 2 तरह से कीज को डिवाइड है, K1 K2 के नाम से। एंड यहाँ पे हमारे पास नेम्स है जॉन, बेन, डेविड, पीटर, और हाउसेज है यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन एंड वापस से रेड, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे df लिखती हूँ, df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं हमारी डिक्शनरी को। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ इस डेटा फ्रेम को, तो देखते हैं हमारी डेटा फ्रेम यहाँ पे कैसे दिखती है। सो हमारी डेटा फ्रेम यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रही है कि हमारे पास इंडेक्स आ गया 0 1 2 3, कीज आ गई K1 K2, नेम्स आ गए यहाँ पे जॉन, बेन, डेविड, पीटर, हाउसेस आ गए यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कि इंडेक्स तो बन जाए हमारा फर्स्ट कॉलम, यानी कि K1 K2 हमारा यहाँ पे इंडेक्स बन जाए, नेम्स यहाँ पे हमारे बन जाए कॉलम्स, यानी कि कॉलम के नेम्स यहाँ पे नेम्स बन जाए, हाउसेज यहाँ पे क्या हो जाए, हमारी वैल्यूज हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है, हम यहाँ पे पिवोटिंग लगाएंगे। दैट प्रिंट करती हूँ मैं, df डॉट पिवोट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे सबसे पहली चीज। सबसे पहला पैरामीटर होता है इंडेक्स का, तो कीज हमारी यहाँ पे इंडेक्स। सेकंड पैरामीटर होता है नेम्स का, यानी कि कॉलम नेम्स का, एंड थर्ड पैरामीटर होता है यहाँ पे वैल्यूज का, तो यहाँ पे मैं दे दूंगी हाउसेज। इसको एक बार यहाँ पे रन कराते हैं। सो रन कराने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स में 2 कीज आ चुकी है, K1 K2। कॉलम्स में हमारे पास यहाँ पे नेम आ चुके हैं, दैट नेम यहाँ पे सॉर्ट होके आ चुके हैं, दैट बेन, डेविड, जॉन एंड देन पीटर। और उसके बाद इनके हाउसेज यहाँ पे आ चुके हैं कि डेविड यहाँ पे
कि सबसे पहले यहाँ पे बेन की बात हो रही है, तो बेन यहाँ पे ब्लू हाउस में, ब्लू किसके अंदर है, की टू के अंदर, की के अंदर है, तो यहाँ पे ब्लू आ गया। K1 की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डेविड की बात करूँ, डेविड यहाँ पे ग्रीन हाउस के अंदर है और ये K1 की के अंदर है, तो ये K1 के अंदर इसकी वैल्यू चली गई। सिमिलरली मैं यहाँ पे जॉन की बात करूँ, तो जॉन यहाँ पे रेड हाउस के अंदर है एंड K1 के अंदर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है। एंड पीटर लास्टली रेड हाउस के अंदर है बट ये K2 के अंदर है, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज जो है सॉर्ट हो चुकी है कि पहले हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आई है, मतलब पहला कॉलम बन गया इंडेक्स, दूसरा कॉलम यहाँ पे बन गया हमारा कॉलम के नेम्स एंड तीसरी चीज यानी कि तीसरा कॉलम यहाँ पे बन गया हमारी वैल्यूज। वहीं एट द सेम टाइम अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक और कॉलम होता सपोज इनकी ग्रेड्स का, ये कौन कौन सी ग्रेड्स में है, मैं यहाँ पे ले लेती 3rd, 8th, 9th एंड 8th। सो अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इंडेक्स इज इक्वल्स टू कीज, कॉलम्स इज इक्वल्स टू नेम्स एंड वैल्यूज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिस्ट के अंदर ले लूंगी हाउसेस कॉमा एंड दूसरी चीज है हमारी ग्रेड्स। अब इसको रन करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। सो रन कराने पे आप यहाँ पे वैल्यू देखेंगे कि हमारे पास आ गए हैं नेम्स, हाउसेस यहाँ पे आ चुके हैं एंड ग्रेड्स के लिए यहाँ पे अलग से एक पूरा कॉलम बन चुका है। तो यहाँ पे पहले हाउसेस का एक कॉलम बना है जिसके अंदर K1 के अंदर हमारे पास आ गया ग्रीन, ब्लू, रेड यहाँ पे आ गया एंड वापस से K1 के अंदर ही हमारे पास ग्रेड्स का एक पूरा कॉलम बन गया जिसके अंदर भी हमारे पास दोबारा से नेम्स है एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई है 8, 9th, 3rd एंड 8th। तो यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स भी आप ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपके पास 2 कॉलम्स का यहाँ पे वैल्यूज हो तो मल्टीपल कॉलम्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, 3 भी आ सकती है, लिस्ट आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकती है। सो आई होप गाइस कि पिवोटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पिवोटिंग यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है, कैसे ये 3 पैरामीटर्स लेता है कि पहला होता है इंडेक्स, दूसरा होता है कॉलम्स एंड तीसरा होता है यहाँ पे वैल्यूज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेल्टिंग की, कि अगर हमें डेटा फ्रेम्स को यहाँ पे मेल्ट करना है तो फिर मेल्टिंग का यहाँ पे मेथड क्या कहता है। सो गाइस मेल्टिंग को समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सबसे पहले तो मेल्टिंग एंड मेल्टिंग में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ नेम्स, जैसे मैंने यहाँ पे नेम ले लिया लीसा, बेन, मारिया एंड डेविड। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे और भी एक वैल्यू लेनी है कि जैसे मुझे यहाँ पे मैंने ले लिया जेंडर, मैंने यहाँ पे ले लिया फीमेल, मेल, फीमेल एंड मेल। ठीक है, एंड यहाँ पे ले ली मैंने एज एंड एज ले ली मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर दैट इसकी एज है यहाँ पे लेट्स से 23, बेन की एज है यहाँ पे 24, मारिया की एज है यहाँ पे 30 एंड डेविड की एज है 27। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है, मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे जो जेंडर है यानी कि कॉलम है इसको तो बना देगा एक वेरिएबल, यानी कि एक कॉलम क्रिएट कर देगा और उसको बना देगा वेरिएबल और इसके अंदर की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे एक और वैल्यू बन जाएगी। तो मतलब हमारे पास डेटा किस तरह से आएगा कि हमारे पास आ जाएंगे नेम के अंदर आ जाएगा यहाँ पे लीसा, बेन, मारिया एंड डेविड एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक और कॉलम जिसको बोलेंगे हम वेरिएबल, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा जेंडर अगेन जेंडर एंड जेंडर और यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो वैल्यू में आ जाएगा हमारे पास फीमेल, मेल, फीमेल, मेल। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एज भी यहाँ पे वापस से क्रिएट हो सकती है कि यहाँ पे एक और वेरिएबल और वैल्यूज क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एज यहाँ पे वेरिएबल बन जाएगा एंड इसकी जो वैल्यूज है यहाँ पे 23, 24, 30, 27। मतलब अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल हो जाए और उसके सामने उसकी वैल्यू हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पे मेल्टिंग का यूज कर सकते हैं कि एक कॉलम हमारा कॉलम का नेम जो है वो पूरा वेरिएबल बन जाएगा एंड उसके अंदर की जो वैल्यूज है वो उसके सामने एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं गाइस इसको मेल्टिंग को यहाँ पे कैसे किया जा सकता है पैंडास के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले डेटा को कमेंट में ले लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं सिमिलर डेटा का भी एग्जांपल ले सकती हूँ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सिर्फ कीज को हटा देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नेम्स हो गए, हाउसेज हो गए एंड ग्रेज हो गए। अब सिंपल सा मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है। उससे पहले यहाँ पे डीएफ क्रिएट कर लेते हैं यानी कि डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम एंड इसके अंदर मैं पास कर देती हूँ हमारी डिक्शनरी को। इसको अगर हम यहाँ पे रन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेटा नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने प्रिंट नहीं करवाया, तो इसको प्रिंट भी करवाना है। तो प्रिंट डीएफ एंड एज सून एज हम दोबारा इसको रन कराएंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा कि 0, 1, 2, 3। उस पर हमारे पास नेम्स है, नेम्स में हाउसेज है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रेड्स है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेल्टिंग करके मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ हाउसेज की, कि हाउसेज मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है और उसके सामने उसकी वैल्यूज आ जाएगी, यानी कि वैल्यूज नाम से एक और कॉलम क्रिएट हो जाए और उसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज आ जाए रेड, ब्लू, ग्रीन एंड रेड वापस से, और इधर की तरफ आ जाए हाउसेज 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 हाउसेज। तो अब देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट pd डॉट मेल्ट। सो मेल्ट करनी है हमें डेटा फ्रेम को, कौन सी डेटा फ्रेम को, डीएफ को हमें यहाँ पे मेल्ट करना है। यहाँ पे वेरिएबल्स के लिए हम देंगे आईडी वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहाँ पे पास कर दूंगी नेम्स है एक्चुअली, एंड दूसरा यहाँ पे आएंगे वैल्यू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू वेरिएबल्स
एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर देती हूँ हाउसेस को। नहीं, एक्चुअली नेम्स तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, वेरिएबल्स हमारे बन जाएंगे हाउसेस एंड वैल्यू वेरिएबल बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पे हाउसेस। तो हमारे पास इंडेक्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंडेक्स वेरिएबल्स हो जाएंगे नेम्स, यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल्स, यानी कि हमारे पास वेरिएबल एंड वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाउसेस की आ जाएगी। तो इसको एक बार रन कराते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं हमारे पास। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले हमारे पास क्या डेटा था, 3 कॉलम्स थे यहाँ पे, नेम, हाउसेज एंड ग्रेड्स। नेम में हमारे पास नेम्स थे, हाउसेज में हाउसेज थे, ग्रेड्स में हमारे पास स्टूडेंट्स की ग्रेड थी। अब यहाँ पे नया क्या चेंजेस हुए कि यहाँ पे बन चुका है नेम, यहाँ पे बन चुकी दूसरी कैटेगरी वेरिएबल्स एंड तीसरा यहाँ पे वैल्यू बन चुका है। वेरिएबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं हाउसेज और उसके बाद वैल्यू के अंदर उसी हाउस की यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है कि जॉन उसके हाउसेज है रेड, बेन उसका हाउस है यहाँ पे ब्लू, डेविड उसका हाउस है ग्रीन एंड पीटर उसका हाउस है दोबारा से यहाँ पे रेड। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू और वेरिएबल दो यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमारी एक पूरे कॉलम की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। सिमिलरली यहाँ पे तो 2 कॉलम्स है हमारे पास की ग्रेड्स भी है। अब ग्रेड्स को भी यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो उसका यहाँ पे सिंपल सा मेथड है कि हम वैल्यू वेरिएबल्स में यहाँ पे लिस्ट तो है ही सी हमारी, उसके अंदर हम यहाँ पे दे दें ग्रेड्स को भी। एंड अब मैं इसको यहाँ पे रन करवाती हूँ। सो रन करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज किस तरह से आ रही है कि 0 1 2 3 पे हमारे पास आ गया जॉन, बेन, डेविड, पीटर। वापस ये आएगा हमारे पास जॉन, बेन, डेविड, पीटर और उसके बाद इनकी आ जाएगी ग्रेड यहाँ पे। तो वेरिएबल बन जाएगा ग्रेड और वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे थर्ड, वेरिएबल बन जाएगा ग्रेड एंड वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 8। तो इस तरह से आपके पास अगर मल्टीपल कॉलम्स है और उनको भी आपको यहाँ पे वेरिएबल और उनके वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल से यहाँ पे मेथड है, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लास्टली अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इनके नेम यहाँ पे हमारे पास चेंज हो रहे हैं, कि हमारे पास यहाँ पे नेम क्या आ रहा है, यहाँ पे नेम आ रहा है वेरिएबल और यहाँ पे आ रहा है वैल्यू। सो अगर आपको इनको यहाँ पे चेंज करना है, इनका अगर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई कॉलम का नेम देना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल सा मेथड लगाएंगे कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी कॉमा, कॉमा के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए कि वेरिएबल नेम हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वेरिएबल नेम को आप कोई भी नया नेम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेरिएबल में हाउसेज एंड ग्रेड्स की, सो यहाँ पे लिख देंगे हाउसेज एंड ग्रेड्स, कॉमा लगा के यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल वैल्यू नेम भी आता है हमारे पास। तो वैल्यू नेम के लिए भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू को वैल्यूज ही रखना चाहूँ तो हम वैल्यूज भी रख सकते हैं। एंड एज सून एज अब मैं इसको यहाँ पे रन करवाती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हाउसेज एंड ग्रेड्स आ गए हमारे पास। यहाँ पे हाउसेज आ गए और उनकी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। तो पहले यहाँ पे वैल्यू था और अब यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी है उसकी। तो अब यहाँ पे जो भी चीज रखना चाहे, मतलब इनका नाम भी अगर आप यहाँ पे कॉलम्स का नेम चेंज करना चाहे तो उसका सिंपल से यहाँ पे मेथड है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना है कि हमारे पास यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है। एक तो है वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के अंदर हमारे पास है हाउसेज एंड ग्रेड्स एंड उसके बाद है हमारे पास वैल्यू नेम, यानी कि अगर वैल्यू का कॉलम का नेम आपको यहाँ पे चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू नेम का यूज करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे पास कर देंगे वैल्यू को। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। पिवोटिंग और मेल्टिंग यहाँ पे दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पिवोटिंग के अंदर यहाँ पे हमारे पास 3 पैरामीटर्स आते हैं, इंडेक्स, कॉलम एंड वैल्यूज के। वहीं एट द सेम टाइम मेल्टिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कॉलम होती है और उसको हमें मेल्ट करके 2 कॉलम्स में यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है तो हम यहाँ पे मेल्टिंग कर सकते हैं। सो गाइज इसी के साथ हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं पैंडास के इस मॉड्यूल को। एंड सो गाइज नेक्स्ट मॉड्यूल से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीटली नया टॉपिक जो कि है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब यहाँ पे क्या होता है, मैटप्लॉटलिब पाइथन की एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम यहाँ पे चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपने यहाँ पे कंपनीज के अंदर अलग अलग चार्ट्स देखे हैं कि डेटा एनालाइज करके वो लोग चार्ट्स क्रिएट करते हैं, तो उन चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैटप्लॉटलिब का यूज किया जा सकता है। तो मैटप्लॉटलिब एक ऐसी लाइब्रेरी है जिनके थ्रू हम यहाँ पे चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। सो स्टे कनेक्टेड गाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।